बीच का रास्ता हमेशा निकलता है, मेरे पीछे आओ, लेकिन उन्हें यही रुकना होगा। ये शब्द कहने के बाद रूही मुड़ी और बाहर जाने लगी। अरे छोटी बहन रूही, इसका मतलब तुम मान गई? ये शब्द सुनकर ध्रुव के हाव भाव तुरंत बदल गए। उसके गंभीर चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई और वो जल्दी से रूही के पीछे चल पड़ा। भले ही वो रूही को बहुत लंबे समय से नहीं जानता था, ध्रुव कमोबेश रूही के स्वभाव को समझता था। रूही के ऐसा करने का मतलब था कि वो उसके आगे झुक गई थी। चाहे उनका आरोही विभाग में शामिल होने का मामला सफल हो या नहीं, ध्रुव रूही द्वारा उसके अनुरोध को स्वीकार करने से पहले ही बहुत प्रभावित हो चुका था। रूही ने कहा, यह ऐसा मामला नहीं है जिसका फैसला सिर्फ मेरी मंजूरी से हो सके। आरोही विभाग हमारे आरोही संप्रदाय के शिष्यों द्वारा बनाया गया था, लेकिन सही मायने में कहें तो वे सभी अब स्यानवुड पर्वत के शिष्य हैं। आरोही संप्रदाय के साथ उनका संबंध बस पूर्व शिष्यों जैसा ही है। इसलिए आरोही संप्रदाय के पास आरोही प्रभाग के लोगों को कुछ भी करने का आदेश देने का अधिकार नहीं है। आरोही प्रभाग द्वारा तुम्हें सदस्य के रूप में स्वीकार करने की इच्छा रखना पहले से ही एक अपवाद है। वे वरिष्ठ किल्विश आरोही संप्रदाय के संप्रदाय गुरु को सम्मान दे रहे हैं, मगर तुम्हें सदस्य के रूप में स्वीकार करने से मना करना भी उनका अधिकार है। लेकिन ध्रुव, मैं तुम्हें यकीन से बता सकती हूं कि एसेंशन डिवीजन में शामिल होना तुम्हारे लिए फायदेमंद है, मगर अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे दक्षिणी सियानवुड वन के सभी शिष्य एसेंशन डिवीजन में शामिल हों, तो यह बहुत ही मुश्किल होगा। क्या तुम सचमुच दक्षिणी सियानवुड वन के उन शिष्यों के लिए एसेंशन डिवीजन में शामिल होने का विचार छोड़ने वाले हो जिनके साथ तुम्हारा कोई गहरा रिश्ता नहीं है? रूही ने बहुत गंभीरता से पूछा। ध्रुव ने जवाब दिया, छोटी बहन रूही, तुम अभी भी मुझे नहीं समझ पाई हो। मैं ध्रुव ऐसे विषयों पर कभी मजाक नहीं करता। ऐसी स्थिति में मैं समझ गई हूं। रूही ने बोलना बंद कर दिया और अपनी गति बढ़ाने लगी। रूही के मार्गदर्शन में वे दोनों जल्दी ही आरोही विभाग पहुंच गए। ये सचमुच शिष्यों का इलाका था। ये इलाका बहुत बड़ा और बहुत ही शानदार था। इस इलाके का नाम था आरोही विभाग। आरोही विभाग के प्रवेश द्वार के सामने एक विशाल गोल चौक था। कई शिष्य उस चौक के ऊपर खड़े थे। आरोही विभाग के प्रवेश द्वार के ठीक सामने दोनों ओर कुछ शिष्य पहरेदारों की तरह खड़े थे। और तो और इन सभी शिष्यों ने अपनी बाई ऊपरी भुजा पर एक खास बाजूबंद पहना था। बाजूबंद पर आरोहण शब्द लिखा था। साफ था वे सभी आरोही विभाग के सदस्य थे। यहां मेरा इंतजार करो। इस जगह पर पहुंचकर रूही सबसे पहले प्रवेश द्वार से अंदर चली गई। आरोही विभाग के पहरेदारों ने उसे नहीं रोका, लेकिन रूही के अंदर जाने के बाद आरोही विभाग के पहरेदारों की नजरें ध्रुव को देखने में थोड़ी क्रूर हो गई और उनमें गहरी नफरत और भेदभाव की भावना भी झलक रही थी। मगर ध्रुव इस तरह की नजरों से अच्छी तरह वाकिफ था, जिसकी उसे आदत हो गई थी। उसने उनकी नजरों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, चौक में एक पत्थर की कुर्सी पर बैठ गया और रूही के लौटने का इंतजार करने लगा। खुशकिस्मती से रूही बहुत जल्दी लौट आई। आधे अगरबत्ती से भी कम समय में रूही बाहर आ गई, लेकिन बाहर आने के बाद उसके चेहरे का ठंडा भाव कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ गया। उसने ध्रुव को अंदर आने के लिए नहीं कहा, बल्कि हाथ हिलाकर कहा, चलो। छोटी बहन रूही, क्या हुआ? ये देखकर ध्रुव पूरी तरह से उलझन में पड़ गया। तुम ये सब बकवास क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें जाने के लिए कह रही हूं। अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं जा रही हूं। रूही ने ध्रुव पर एक ठंडी नजर डाली, फिर आसमान में उड़ गई। ये देखकर ध्रुव ने और पूछने की जहमत नहीं उठाई और वो भी उसका पीछा करने के लिए आसमान में उड़ गया। जूनियर बहन भाई, जरा रुको, हम इस बारे में कभी भी बात कर सकते हैं। क्या तुम सचमुच दक्षिणी सियानवुड वन के शिष्यों के लिए एसेंशन डिवीजन में शामिल होने का इरादा छोड़ रही हो? क्या ये सचमुच इसके लायक है? ठीक इसी समय उनके पीछे शोरगुल वाली आवाजें सुनाई दी। ध्रुव ने पीछे मुड़कर देखा तो वह बुरी तरह चौंक गया। उनके पीछे कई दर्जन लोग थे और तो और वे सभी मार्शल किंग स्तर के विशेषज्ञ थे। एक समूह में वे हाथ हिलाते और चिल्लाते हुए उनका पीछा कर रहे थे। इस पल ध्रुव को आखिरकार समझ आ गया कि क्या हुआ था। ये साफ था कि रूही ने ध्रुव और दक्षिणी सियानवुड वन के अन्य शिष्यों को आरोही प्रभाग में शामिल करने के लिए कहा था, लेकिन उसे मना कर दिया गया था। इसके बाद रूही ने खुद आरोही प्रभाग में जाने का फैसला छोड़ दिया था। मामला जो का त्यों था। ध्रुव अवाक रह गया। इसके बजाय उसने चुपके से रूही की ओर अपना अंगूठा बढ़ाया, जो अपनी पोशाक हवा में लहराते हुए उड़ रही थी और पीछे मुड़कर भी नहीं देख रही थी। उसने कहा, छोटी बहन रूही, वफादारी की महान भावना। इस समय ध्रुव रूही को पकड़ना चाहता था और उससे माफी मांगना चाहता था और इस वफादार लड़की की तारीफ के कुछ शब्द कहना चाहता था। आखिरकार ध्रुव का रूही के प्रति रवैया पहले बहुत अच्छा नहीं था,
लेकिन उसके लिए रूही ने सचमुच आरोही संप्रदाय के अपने सीनियर्स द्वारा बनाए गए शाखा शक्ति संगठन में शामिल होने का फैसला छोड़ दिया था। ये कहना पड़ेगा कि ध्रुव सचमुच रूही से प्रभावित था। लेकिन किसने सोचा होगा कि जिस समय ध्रुव रूही को पकड़ने की सोच रहा था, उसी समय रूही ने सचमुच एक बहुत ही शक्तिशाली गति मार्शल कौशल का इस्तेमाल किया। जैसे ही उसकी स्कर्ट और लंबे बाल हवा में लहराए, वो बहुत तेज गति से ध्रुव की नजरों से ओझल हो गई। उसकी मार्शल कौशल की गति को देखते हुए ये संभव है कि छठे दर्जे के मार्शल राजा से नीचे का कोई भी व्यक्ति उसे पकड़ न सके। स्थिति यह थी कि आरोही प्रभाग की पूरी भीड़ ध्रुव को घूर रही थी। ध्रुव अपनी साधना को इतनी जल्दी जाहिर नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने रूही का पीछा करने का इरादा छोड़ दिया और बाद में व्यक्तिगत रूप से उसके घर जाकर उससे मिलने का फैसला किया। तुम लड़के, क्या तुम ध्रुव हो? रूही के जाने के तुरंत बाद उसके पीछे एसेंशन डिवीजन की भीड़ ने ध्रुव की ओर इशारा किया और जोर से पूछा। ये सवाल सुनकर ध्रुव की उड़ान रुक गई। हवा में खड़े होकर उसने अपना शरीर घुमाया, भीड़ पर एक नजर डाली और कहा, ध्रुव मैं हूं, क्या बात है? वुश वुश। तभी असेंशन डिवीजन की भीड़ में से कई दर्जन लोग अचानक ध्रुव के पास पहुंचे और उसे पूरी तरह से घेर लिया। एक एक करके वो ध्रुव को भयंकर और क्रूर नजरों से घूर रहे थे, मानो ध्रुव उनकी पत्नी के साथ सोया हो या उनकी छोटी बहन के साथ खेला हो। उनकी नजरों से ऐसा लग रहा था मानो वो ध्रुव को घूर घूर कर मार डालना चाहते हों। इस समय ध्रुव वहां यूं ही नहीं खड़ा था। उसने सहजता से इन आरोही प्रभाग के सदस्यों का निरीक्षण किया। कई दर्जन लोगों के इस समूह में पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल थी। उनकी आयु ज्यादातर 20 से 30 के बीच थी। उनमें से कुछ ही लगभग 30 के आसपास के लग रहे थे। कुल मिलाकर वो सभी एक ही पीढ़ी के लोग थे। जहां तक उनकी साधनाओं का सवाल है, वे असमान रूप से मेल खाते थे, मगर उनमें से ज्यादातर मार्शल राजा थे। उनमें से सबसे शक्तिशाली केवल द्वितीय श्रेणी के मार्शल राजा थे। इसके अलावा कुछ ऐसे भी थे जो केवल नवी श्रेणी के मार्शल लॉर्ड थे। उनकी क्रूर और उग्र नजरों से ध्रुव ये बता सकता था कि वे सिर्फ साधारण सदस्य थे और उनमें असाधारण युद्ध शक्ति नहीं थी। उनकी मौजूदा साधनाएं शायद ऐसी थी जिन्हें पाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत से प्रशिक्षण लिया था। इससे ध्रुव यह समझ पाया कि आरोही प्रभाग उतना अद्भुत नहीं था जितना बताया जा रहा था। कम से कम उसके सामने आए आरोही प्रभाग के ये सदस्य युद्ध विद्या की पवित्र भूमि के सभी साधारण व्यक्ति थे। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? असेंशन डिवीजन की भीड़ की ताकत का जायजा लेने के बाद ध्रुव ने बहुत ही सहज भाव से पूछा। उसके चेहरे पर जरा भी डर नहीं था, क्योंकि असेंशन डिवीजन के सदस्यों का यह समूह उसके सामने चींटियों के समूह के बराबर था। ध्रुव बिना कोशिश किए ही उन सबको धूल चटा सकता था। मगर असेंशन डिवीजन के लोगों को स्वाभाविक रूप से ध्रुव की ताकत का पता नहीं था। रूही द्वारा उनके असेंशन डिवीजन में शामिल होने से मना करने के कारण उनके मन में ध्रुव के प्रति पहले से ही गहरी नाराजगी थी और अब ध्रुव का उनके प्रति रवैया देखकर वे और भी क्रोधित हो गए। उनमें एक दूसरी दर्जे का मार्शल राजा भी था जिसका रूप बहुत ही हिंसक और क्रूर था। उसने सीधे हाथ बढ़ाकर ध्रुव का कॉलर पकड़ लिया। उसे हवा में ही उठाकर उस आदमी ने बहुत ही उग्र स्वर में कहा, बच्चे, तो अपनी बातों से बहुत ही क्रूर है ना? ध्रुव ज्यादातर समय एक अच्छे स्वभाव का इंसान था, लेकिन ऐसे असभ्य व्यक्ति से सामना होते ही उसका गुस्सा तुरंत भड़क उठता था। उसकी निगाहें तुरंत ठंडी हो गई और मृत्यु देवता के तलवार जैसी बर्फीली आवाज में उसने कहा, क्या तुम मरना चाहते हो? तुम। ध्रुव के ये शब्द कहते ही उस भयंकर दिखने वाले आदमी का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने न सिर्फ झट से ध्रुव से अपने हाथ हटा लिए, बल्कि उससे दूर जाने की कोशिश भी की। उसके चेहरे पर सदमे और घबराहट के भाव थे। इस एक पल में ही वह पसीने से लथपथ हो गया था। जहां तक उसके हाथ की बात है, जिसने पहले ध्रुव का कॉलर पकड़ा था, वह ठंडे डर से कांप रहा था। इस भयंकर दिखने वाले आदमी की प्रतिक्रिया ने असेंशन डिवीजन के सभी लोगों को बहुत हैरान और भ्रमित कर दिया, लेकिन इससे उनका गुस्सा और भी बढ़ गया। एक एक करके वे ध्रुव की ओर दौड़े और उसे सबक सिखाने लगे। रुको! लेकिन ठीक इसी समय एक धमाकेदार गड़गड़ाहट जैसी चीख सुनाई दी। यह आवाज सुनते ही ध्रुव को घेरे खड़ी भीड़ तुरंत तितर बितर हो गई और अपनी निगाहें आरोही दल की ओर घुमा ली। 8 पुरुष और 1 महिला हवा में उनकी ओर बढ़ रहे थे। ये 9 व्यक्ति आरोही विभाग के सदस्य थे, मगर ध्रुव के आसपास मौजूद लोगों की तुलना में ये 5 लोग कहीं ज्यादा उत्कृष्ट थे। उनकी उम्र को देखते हुए उनकी उम्र लगभग 30 के आसपास होनी चाहिए, न बहुत ज्यादा बूढ़े न बहुत कम उम्र, एक ऐसी उम्र जो युवा थी फिर भी परिपक्व, बस किसी के जीवन का स्वर्णिम काल।
जहां तक उनकी साधनाओं का सवाल है, उनमें से कोई भी कमजोर नहीं था। उनमें से सबसे कमजोर भी तीसरे दर्जे का मार्शल राजा था। जहां तक सबसे शक्तिशाली की बात है, वह सचमुच 5वें दर्जे का मार्शल राजा था। मगर ध्रुव का ध्यान उनकी साधनाओं की ओर नहीं, बल्कि उनकी आभाओं की ओर था, जिसने उन्हें सबसे ज्यादा आकर्षित किया और उन्हें एक नए स्तर के सम्मान के साथ देखने के लिए प्रेरित किया। इन 9 व्यक्तियों में असाधारण युद्ध शक्ति और सामान्य लोगों से भी बढ़कर शक्ति थी। मगर ये ध्रुव और रूही की युद्ध शक्ति से बहुत कम थी, फिर भी वे सर्वेश से कमतर नहीं थे। खासकर 5वें दर्जे का वॉरियर राजा, उसकी युद्ध शक्ति शायद सर्वेश से भी ज्यादा थी और उसे एक प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जा सकता था। मगर सबसे खास बात यह थी कि इन 9 लोगों के पीछे लोगों का एक बड़ा समूह था। उनकी संख्या कई हजार थी, बहुत बड़ी संख्या। एक जैसी वर्दी पहने ये हजारों लोग एक साथ उड़कर आए। ये वाकई एक भव्य नजारा था। ये कहना पड़ेगा कि लोगों की इस भीड़ के सामने आने के बाद ध्रुव के मन में आरोही विभाग के लिए सम्मान का एक नया स्तर पैदा हो गया। तुम सब क्या कर रहे हो? हट जाओ, छोटा दोस्त ध्रुव मेहमान है, तुम हमारे मेहमान के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हो? 5वें दर्जे का वह योद्धा राजा स्वाभाविक रूप से भीड़ का नेता था। ध्रुव को घेरने वाले लोगों की आलोचना करने के बाद वे लोग तुरंत हट गए और इन 9 लोगों के पीछे खड़े होकर हजारों की सेना में शामिल हो गए। जूनियर भाई ध्रुव, आपसे मिलकर खुशी है। मेरा नाम लॉन्ग चेनफू है। मैं असेंशन डिवीजन का तीसरा प्रभारी व्यक्ति हूँ। मैं आपका हमारे असेंशन डिवीजन में स्वागत करता हूँ। चेहरे पर मुस्कान लिए लॉन्ग चेनफू ध्रुव के पास गया। इस पल ध्रुव को आखिरकार अपने सामने खड़े व्यक्ति की पहचान पता चल गई। लॉन्ग चेनफू वही था जिसके बारे में ध्रुव ने रूही से कुछ सुना था। वह असेंशन डिवीजन के मौजूदा प्रमुख लॉन्ग चेनियई का सगा भाई था। मगर लॉन्ग चेनियई की तुलना में लॉन्ग चेनफू का चरित्र अच्छा नहीं था। भले ही वह अभी ध्रुव की ओर एक सच्ची मुस्कान दिखा रहा था, रूही ने जानबूझकर ध्रुव को आरोही विभाग में लॉन्ग चेनफू से सावधान रहने की चेतावनी दी थी, क्योंकि वह निश्चित रूप से एक मुस्कुराता बाघ था। भले ही वह ऊपर से मिलनसार लगता हो, लेकिन असल में वह बहुत ही संकीर्ण सोच का इंसान था जो हमेशा द्वेष रखता था। असेंशन डिवीजन में लगभग कोई भी ऐसा नहीं था जो उसे ठेस पहुंचाने की हिम्मत कर सके। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए पूछा, सीनियर भाई लॉन्ग, आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई। मगर सीनियर भाई लॉन्ग ने इस तरह बात की है, तो क्या इसका मतलब ये है कि आप मेरे दक्षिणी सैनवुड वन के सभी साथी शिष्यों को आरोही प्रभाग में शामिल करने के लिए राजी हो गए हैं? जूनियर भाई ध्रुव, तुम सच में मजाक कर रहे हो। हमारे आरोही संप्रदाय के संप्रदाय गुरु वरिष्ठ किल्विश ने व्यक्तिगत रूप से हमें हमारे आरोही प्रभाग में शामिल होने के लिए कहा था। इसलिए हमारा फर्ज है कि हम ऐसा करें। मगर हम फिलहाल सैनवुड पर्वत के शिष्य हैं, लेकिन आखिरकार वो कभी हमारे प्रधानाध्यापक थे और हमें उनका सम्मान करना चाहिए। लेकिन जूनियर भाई ध्रुव के दक्षिणी सैनवुड वन के सह शिष्यों को हमारे आरोही प्रभाग में शामिल करने के बाद तो दूर की बात है। सबसे पहले लॉर्ड हेडमास्टर ने उन्हें हमारे आरोही प्रभाग में शामिल करने का कोई जिक्र ही नहीं किया। इसके अलावा अगर लॉर्ड हेडमास्टर ने हमसे इसका जिक्र भी किया होता तो भी हम इसके लिए राजी नहीं होते। आखिरकार उनकी ताकत बहुत कमजोर है। अगर हम उन्हें स्वीकार भी कर लें तो मुझे डर है कि हमारे आरोही प्रभाग के सदस्य इसे स्वीकार नहीं कर पाएंगे और बाहरी लोग भी हमें नीची नजरों से देखेंगे और हमारा मजाक उड़ाएंगे, लॉन्ग चेनफू ने कहा। अगर यही बात है तो हमें इस पर आगे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। ध्रुव ने ठंडी मुस्कान दी और जाने के लिए मुड़ने को तैयार हो गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे समझ पा रहा था कि भले ही ये लॉन्ग चेनफू अपने चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान बिखेर रहा था, लेकिन वो उनके दक्षिणी सैनवुड वन को गहराई से देख रहा था। ऐसे व्यक्ति के लिए जो आरोही विभाग का तीसरा प्रमुख बन सकता है, आरोही विभाग में शामिल ना होना कोई नुकसान नहीं होगा। रुको, ठीक जब ध्रुव जाने की तैयारी कर रहा था, लॉन्ग चेनफू अचानक जोर से चिल्लाया। उसी समय ध्रुव को पीछे से आ रही किसी जानलेवा हमले की आशंका हुई। क्या तुम हिंसा का इस्तेमाल करना चाहते हो? लॉन्ग चेनफू के स्वर में बदलाव महसूस करते हुए ध्रुव ने ठंडी आंखों से मुड़कर देखा। मगर ध्रुव को आश्चर्य हुआ जब उसने मुड़कर देखा तो ना सिर्फ लॉन्ग चेनफू ने अपनी हत्या की मंशा को पहले ही हटा दिया था, बल्कि उसने अपने चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा भी था। सचमुच अपना रवैया बदलने की उसकी क्षमता किसी किताब के पन्ने पलटने से भी तेज थी। अपनी अभिव्यक्ति को नियंत्रित करने की उसकी क्षमता वाकई बेबाक और अप्रत्याशित थी। मगर यह इससे भी पता चलता था कि यह लॉन्ग चेनफू एक बहुत ही दुष्ट व्यक्ति था जिसमें दिखावा करने की अद्भुत क्षमता थी। साफ था वह एक ऐसा व्यक्ति था जिससे सावधान रहना चाहिए। जूनियर भाई ध्रुव, ये कैसी बातें हैं? आरोही संप्रदाय ने तुम्हारे दक्षिणी सैनवुड वन के साथ गठबंधन कर लिया है। हम एक परिवार हैं, तो हम तुम्हारे प्रति हिंसक होने की योजना कैसे बना सकते हैं? लॉन्ग चेनफू ने विनम्र स्वर और चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान के साथ पूछा। वरिष्ठ किल्विश ने मेरे बड़े भाई से कहा कि जूनियर भाई ध्रुव एक दुर्लभ प्रतिभावान व्यक्ति हैं, जिनके साथ हमें अच्छे से पेश आना चाहिए। इससे हम देख सकते हैं कि वरिष्ठ किल्विश ने जूनियर भाई ध्रुव को कितना महत्व दिया है।
मगर जूनियर भाई ध्रुव दक्षिणी सैनवुड वन से उन सभी शिष्यों को अपने साथ आरोही प्रभाग में लाना चाहते हैं। ये सचमुच हमें एक कठिन परिस्थिति में डाल रहा है। और अब अगर तुम हमारे असेंशन डिवीजन में शामिल नहीं हुए तो छोटी बहन रूही भी हमारे असेंशन डिवीजन में शामिल होने से मना कर देगी। अगर तुम हो तो कोई बात नहीं, आखिरकार तुम एक पुरुष हो और बाहर के कष्टों को झेलने में सक्षम होगे। मगर छोटी बहन रूही अलग है, आखिरकार वो एक कमजोर बच्ची है। उसे अकेले सैनवुड पर्वत पर भटकने देना वाकई बहुत खतरनाक है। जूनियर भाई ध्रुव, तुम्हें तो पता ही होगा कि सैनवुड पर्वत के भीतर कितने क्रूर लोग छिपे हैं। भले ही लॉन्ग चनफू ध्रुव को गंभीरता और नेक नियति से सलाह दे रहा था, लेकिन असल में उसके इरादे छुपे हुए थे। ध्रुव जितना सुनता उतना ज्यादा नाराज होता। अंत में वो खुद को रोक नहीं पाया और बोला, सीनियर भाई लॉन्ग, आपने जो कहा वो गलत है। पहली बात तो ये कि छोटी बहन रूही असेंशन डिवीजन में शामिल होना चाहती है या नहीं, ये उसकी अपनी मर्जी है और मुझसे इसका कोई लेना देना नहीं है। मगर वो शामिल होने को तैयार नहीं है तो मुझे डर है कि मैं भी आप सबकी मदद नहीं कर पाऊंगा। इसके अलावा मगर आप छोटी बहन रूही के लिए इतने चिंतित हैं, तो अगर वो असेंशन डिवीजन में शामिल नहीं भी होती है तो भी आपका असेंशन डिवीजन उसकी रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। आखिरकार आपके असेंशन डिवीजन के सदस्य अब चाहे कितने भी उत्कृष्ट क्यों न हो, एक समय पर वे सभी असेंशन संप्रदाय द्वारा प्रशिक्षित और शिक्षित थे। अगर आरोही संप्रदाय ने आप सभी का पालन पोषण करने और आपको इस जगह पर भेजने में अपना सारा प्रयास और ऊर्जा न लगाई होती तो आप सभी अपनी मौजूदा सफलताएं प्राप्त नहीं कर पाते। मगर छोटी बहन रूही वरिष्ठ किल्विश की बेटी है, तो क्या आप सभी उसके सीनियर भाई बहनों द्वारा उसकी रक्षा करना पूरी तरह से सही नहीं है? और आपको ऐसा करना ही चाहिए, चाहे वो आपके आरोही प्रभाग में शामिल हो या नहीं। बताइए, क्या ये सही नहीं है? हाँ, सही, सचमुच सही। ध्रुव की बात सुनकर लॉन्ग चैनफू आखिरकार अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाया। उसके चेहरे पर ठंडक की परतें उभरने लगी। जल्दी ही उन्होंने उसकी पिछली मुस्कुराहटों को पूरी तरह से ढक दिया। अचानक उसने ध्रुव की ओर इशारा किया और गुस्से से चिल्लाया, ध्रुव, मैं लॉन्ग चैनफू तुम्हारी बकवास बात नहीं सुनने वाला। मगर तुमने तर्क सुनने से मना कर दिया, इसलिए मैं जैसा है वैसा ही बता दूंगा। सच तो ये है कि हमारा असेंशन डिवीजन तुम जैसे दक्षिणी सैनवुड फॉरेस्ट के कूड़ेदान को स्वीकार करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। सिर्फ वरिष्ठ किल्विश के कहने की वजह से ही हमें उसे मुंहतोड़ जवाब देना होगा और तुम जैसे कूड़ेदान को स्वीकार करना होगा। हमें हैरानी हुई कि हमने तुम्हें थोड़ी सी जगह दी थी, लेकिन तुम पूरी जगह चाहते हो। तुम न सिर्फ अकेले हमारे असेंशन डिवीजन में आने से असंतुष्ट हो, बल्कि तुम अपने दक्षिणी सैनवुड फॉरेस्ट का सारा कचरा हमारे असेंशन डिवीजन में लाना चाहते हो। तुमने हमारे असेंशन डिवीजन को कैसी जगह समझ लिया है? क्या हम कचरा रिसाइकलिंग स्टेशन है या क्या? लॉन्ग चैनफू, तुम भी ध्यान से सुनो। अभी बात ये नहीं है कि तुम्हारा आरोही प्रभाग मुझे स्वीकार करेगा या नहीं, बल्कि बात यह है कि मैं ध्रुव तुम्हारे आरोही प्रभाग में शामिल होने को तैयार नहीं हूँ। ध्रुव ने ठंडी सांस ली और फिर अपनी बड़ी आस्तीन लहराई। वो यहाँ से जाने की योजना बना रहा था, क्योंकि वो इस तरह के लोगों से बहस नहीं करना चाहता था। रुको! ध्रुव की हरकतें देखकर लॉन्ग चैनफू अचानक फिर से जोर से चिल्लाया। उसके ये कहते ही उसके पीछे खड़ी भीड़ तुरंत हिलने लगी। पल भर में उन्होंने ध्रुव को पूरी तरह से घेर लिया। और तो और हरेक के चेहरे पर नाराजगी के भाव थे। ध्रुव, वरिष्ठ किल्विश और जूनियर बहन रूही को ध्यान में रखते हुए मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा। अभी हमारे असेंशन डिवीजन में प्रवेश करो और फिर जाकर जूनियर बहन रूही को वापस आने का आग्रह करो। तुम ऐसा करो और मैं तुम्हें हमारे असेंशन डिवीजन के अन्य सदस्यों को मिलने वाले फायदों का आनंद लेने दूंगा। मैं ये भी मान लूंगा कि आज तुमने मेरे साथ जो अशिष्टता दिखाई वो कभी हुई नहीं थी और मैं तुम्हें सब माफ कर दूंगा। लेकिन आपको दक्षिणी सैनवुड वन के अपने कचरे को हमारे असेंशन डिवीजन में शामिल होने के लिए भी छोड़ना होगा, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होने वाला है। लॉन्ग चैनफू का चेहरा पीला पड़ गया था जब उसने ध्रुव की ओर इशारा किया और बिना किसी सवाल के मानने वाले स्वर में ये शब्द बोले। वो जब लॉन्ग चैनफू ने ये शब्द कहे तो ध्रुव खुद को रोक नहीं पाया और जोर से हंस पड़ा। वो इतनी जोर से हंस रहा था कि उसने अपने शरीर को आगे पीछे हिलाना शुरू कर दिया। तुम किस बात पर हंस रहे हो? ध्रुव को हंसते देखकर लॉन्ग चैनफू असेंशन डिवीजन के बाकी लोग दंग रह गए। उनके चेहरों पर उलझन और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। मैंने शुरुआत में सोचा था कि शब्दों के जरिए अपनी बात कहने की मेरी क्षमता काफी नहीं है, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ है कि असल में कमी आपके समझने की क्षमता में है। लॉन्ग चैनफू, अगर तुम्हें इंसानी भाषा समझ नहीं आती तो कोई बात नहीं, मैं ध्रुव अपनी बात तुम्हारे लिए एक दो बार और दोहरा सकता हूँ। अचानक ध्रुव ने खुद को हंसने से रोका और लॉन्ग चैनफू की ओर इशारा किया। ऊंची आवाज में वो चिल्लाया, लॉन्ग चैनफू, अपने कान खोलो और ध्यान से सुनो। मैं ध्रुव तुम्हारे आरोही प्रभाग में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। एक धीमी और कर्कश आवाज अचानक उसके कानों में गूंजी। वीर का शरीर कांप उठा और वो कुछ और सोच पाने में असमर्थ हो गया।
उसने जल्दी से अपनी आंखें खोली। जब उसने अपने आसपास का नजारा साफ देखा तो वो बहुत हैरान हुआ। तारों से जड़ा रात का आकाश गायब हो गया था और एक विशाल नदी जो किसी विशाल तल की तरह बह रही थी, असीम नाजुक हरे घास के मैदान पर दिखाई दी थी। नदी में लहरें उठ रही थीं और पानी चारों दिशाओं में उछल रहा था। लंबी नदी आगे की ओर फैली हुई थी जिसका अंत नजर नहीं आ रहा था। विशाल नदी के ठीक बीचों बीच एक अकेला पहाड़ खड़ा था जो सीधे आसमान में उठ रहा था, जिसका भारी हिस्सा अंधेरा और सतह बंजर थी। अचानक एक सींग वाला एक राक्षस बड़ी नदी के भीतर से निकला। उसका शरीर शेर का और सिर अजगर का था। दोनों विशाल फटे खुर एक खंबे के आकार के थे और बादलों पर खड़े थे। उसका पूरा शरीर घने गहरे काले रंग के शल्कों से ढका हुआ था। उसकी आंखें साफ थीं और उनसे एक ऐसा अनुभव निकल रहा था जो धरती की हर चीज की गहरी समझ देता था। किलिन? वीर ने जब इस राक्षस को देखा और उसके शरीर से निकलने वाली भयानक आभा को महसूस किया तो वो ठंडी सांस लेने से खुद को नहीं रोक सका। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने किलिन का वर्णन सिर्फ किताबों में ही देखा था। कहा जाता है कि किलिन पुराने समय के प्रसिद्ध दिव्य जानवरों में से एक था। पांचों तत्वों को नियंत्रित करने में स्वाभाविक रूप से सक्षम और बहुत बुद्धिमान। उस पुराने समय में भी जहां देवता और राक्षस आजादी से घूमते थे, किलिन को अपमानित करने की हिम्मत बहुत कम लोग करते थे, जिससे पता चलता है कि उसकी शक्ति कितनी भयानक थी। इस समय एक राक्षस जो किलिन जैसा था उसके सामने दिखाई दिया। यहां तक कि वीर, जिसका स्वभाव पहले से ही चट्टान की तरह मजबूत और दृढ़ था, अभी भी एक अजीब घबराहट महसूस कर रहा था। डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जागीर की आत्मा हूं और मेरे गुरु ने मुझे ज़ैनित नाम दिया है। मैं लाखों साल से भी ज्यादा समय से अपने गुरु के लिए जागीर की देखभाल कर रही हूं। धीमी और कर्कश आवाज एक बार फिर सुनाई दी, लेकिन वो उस राक्षस के मुंह से निकली जो किलिन जैसा लग रहा था। तो वो ज़ैनित है। वीर ने थोड़ी राहत की सांस ली। फिर अचानक उसे एहसास हुआ कि अगर उससे पहले वाला राक्षस सच में 1,00,000 साल तक जिंदा रहा था, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि ये जागीर लाखों साल से भी ज्यादा समय से मौजूद है? जूनियर वीर सीनियर को प्रणाम करता है। क्या मैं सीनियर से पूछ सकता हूं कि यह सचमुच पुराने सत्ता की साधना का स्थान है? वीर ने आदरपूर्वक पूछा। भले ही वो सच में उसके सामने एक राक्षस ही क्यों ना रहा हो, फिर भी वो ऐसा अस्तित्व नहीं था जिसका वो अनादर कर सके। बिल्कुल, ये सच में मेरे गुरु की साधना स्थली है। ज़ैनित आगे बढ़ा और एक पल के लिए वीर को परखा, फिर हैरानी और घबराहट में बोला, जन्मजात लोक, तुम्हारी शक्ति इतनी कमजोर है। ये कैसे संभव है कि तुम मेरे गुरु की विरासत का असली सार प्राप्त कर पाओ? वीर ने हैरानी से पूछा, विरासत का असली सार क्या है? लेकिन ज़ैनित ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और बहुत देर तक कड़वाहट से सोचता रहा। फिर अचानक बोला, बच्चे, तुम एक की शोधक हो जिसने तालिस्मान के इस्तेमाल से दाव की तलाश की। क्या तुमने तालिस्मान के जरिए दाव की तलाश की? वीर उलझ गया और उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैं बस कुछ बुनियादी तालिस्मान बनाना जानता हूं। ज़ैनित के चेहरे पर अचानक समझ का भाव आया और उसने आह भरते हुए कहा, ठीक है, गुरु ने असल में स्वर्ग के रहस्यों का पता लगाकर दाव की खोज की थी। तुम्हें अपना उत्तराधिकारी चुनना सही ही है। वीर और भी हैरान हो गया और खुद को ये कहने से नहीं रोक सका, सीनियर, असल में क्या हो रहा है? मुझे उनकी विरासत कब मिली? ज़ैनित ने वीर को अजीब नजरों से घूरते हुए कहा, वो एक बुजुर्ग महिला थी जिन्होंने सुनहरा वस्त्र पहना हुआ था, जो सियानवुड पर्वत के असली बुजुर्गों का निशान था। उनके साफ सुथरे चांदी के बाल बर्फ जैसे लग रहे थे। उनके सुनहरे वस्त्र के साथ उनके चांदी के बाल सोने और चांदी का एक अनोखा मेल दे रहे थे। इस बुढ़िया का रूप सचमुच बहुत बूढ़ा था। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और वो ऐसी लग रही थी मानो कम से कम 200 साल से जी रही हों। वो शायद पंथक की पीढ़ी की कोई होंगी। उनकी पुरानी शक्ल सूरत की तो बात ही छोड़िए, उनकी आभा भी पंथक से काफी मिलती जुलती थी। इससे ध्रुव समझ गया कि वो एक अर्ध सैनिक सम्राट होंगी। हम एल्डर जी को प्रणाम करते हैं। जैसे ही बुजुर्ग महिला प्रकट हुई, उन्होंने जो अत्याचारी शक्ति पहले दिखाई थी वो तुरंत हट गई। इस तरह आरोही विभाग की भीड़ आखिरकार फिर से चलने में सक्षम हो गई। उन्होंने तुरंत ही उनका बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया। एल्डर जी, क्या ये एल्डर जी हो सकती हैं? एल्डर जी शब्द सुनते ही ध्रुव का दिमाग तुरंत काम करने लगा।
इस जगह पर पहुंचने से पहले आरोही संप्रदाय के संप्रदाय गुरु वरिष्ठ किल्विश ने जानबूझकर ध्रुव को उनके आरोही संप्रदाय के कई सीनियर्स के बारे में बताया था जो स्यानवुड पर्वत पर थे। उन्होंने ध्रुव से कहा था कि अगर उसे किसी चीज की जरूरत हो तो वो सीधे जाकर उनकी तलाश कर सकता है, क्योंकि वे आरोही संप्रदाय के सबसे वफादार लोग थे। ध्रुव ने सिर्फ उनके प्रसिद्ध नाम के बारे में सुना था, लेकिन असल में उनसे पहले कभी मिले नहीं थे। मगर ऐसा लग रहा था कि उसके सामने खड़ी बुजुर्ग महिला शायद वही एल्डर्जी थी। तुम सब क्या कर रहे हो? बगावत करने की कोशिश कर रहे हो या क्या? इसके बाद एल्डर्जी उनके पास पहुंची और उन्होंने भीड़ पर एक नाराज नजर डाली। आखिरकार उनकी नजर लॉन्ग चेनफू पर पड़ी। उन्होंने कहा, लॉन्ग चेनफू, तुम कब अपने बड़े भाई की तरह काम करना शुरू करोगे और ऐसे काम करोगे जिनसे आरोही संप्रदाय की इज्जत बढ़ेगी? एक नए शामिल हुए शिष्य को धमकाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? एल्डर्जी, ये नहीं है, कृपया मेरी बात सुनिए। ये देखकर कि एल्डर्जी अचानक गुस्से में आ गई थी, लॉन्ग चेनफू जल्दी से खड़ा हो गया और समझाने की कोशिश की। बस, तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। क्या तुम मुझे अंधा समझते हो? जो कुछ भी हुआ वो सब मैं पहले देख चुकी हूं। स्यानवुड माउंटेन के एक मुख्य एल्डर के तौर पर मैं तुम सबको एक चेतावनी देना चाहती हूं। स्यानवुड माउंटेन शिष्यों को शाखा शक्ति संगठन बनाने की इजाजत देता है ताकि तुम्हारे एक दूसरे के साथ बातचीत करने की क्षमता और समूह में काम करने की क्षमता को बढ़ाया जा सके, मगर ये यकीनन कमजोरों को धमकाने के लिए नहीं है। आरोही संप्रदाय के पूर्व शिष्यों के तौर पर मैं तुम सबको ये बताऊंगी कि किसी को अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो कौन था जिसने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचने में मदद की। तुम ये मत समझो कि तुम सचमुच अद्भुत हो क्योंकि तुमने कुछ ताकत और योग्यताएं हासिल कर ली हैं। सीनियर किल्विश, ये सही है, तुम सब उन्हें इसी तरह बोल सकते हो, मगर अपने दिल में तुम्हें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि वो न केवल एक बुजुर्ग हैं, बल्कि वो तुम्हारे संप्रदाय गुरु भी थे। क्या तुम सब लोग सचमुच ये सोचते थे कि ये सब तुम्हारी अपनी क्षमताओं के बल पर ही है कि तुम्हारा आरोही विभाग मुख्य क्षेत्र में जगह पाने में कामयाब हुआ है? आरोही संप्रदाय के हम पुराने साथियों के सहयोग के बिना तुम सबकी रक्षा कौन करेगा? इस समय एसेंशन संप्रदाय दक्षिणी सैनवुड वन के साथ गठबंधन में है। एसेंशन विभाग अब दक्षिणी सैनवुड वन के शिष्यों के समान ही है। तुम सबका दक्षिणी सैनवुड वन के शिष्यों को नीचा देखना अपने आप को नीचा दिखाने के जैसा है। इसके अलावा क्या तुम्हें पता भी है कि अभी क्या समय हो रहा है? तुम्हारा आरोही विभाग अभी भी सिर्फ आरोही संप्रदाय के शिष्यों को ही स्वीकार करता है। यहाँ तक कि सैनवुड माउंटेन ने भी हजारों साल पहले से अपने दरवाजे सबके लिए खोल दिए थे। चाहे वो इंसान हो या राक्षसी जानवर, जब उनमें प्रतिभाएं थी तो वो सभी सैनवुड पर्वत पर आकर उससे पोषण पा सकते थे। और अब हजारों साल बाद भी तुम छोटे छोटे बदमाश अभी भी इतने कम दिमाग के हो। क्या समय के साथ तुम और ज्यादा मूर्ख होते जाओगे? क्या तुम सबकी बुद्धि भी बढ़ी है? एल्डर जी ने लॉन्ग चेनफू और अन्य लोगों की ओर इशारा करते हुए उनकी तीखी आलोचना की। जहां तक लॉन्ग चेनफू और अन्य लोगों का सवाल है, उनकी इस तरह की आलोचना से उनके चेहरे पर पीलापन आ गया और उन्होंने अपना सिर नीचे करने की भी हिम्मत नहीं की। आखिरकार एल्डर जी ने जो कहा था वो बहुत ही सही था और ऐसा कुछ नहीं था जिसका वे विरोध कर सकें, और ना ही उन्होंने उसका विरोध करने की हिम्मत की। इस बारे में भूल जाओ, हर इंसान को अपने रास्ते खुद ही तय करने होंगे। तुम सब भी अब बच्चे नहीं रहे। सही गलत मुझे लगता है तुम सब इन्हें समझते हो। खैर, मुझे उम्मीद है कि तुम सब सुधर जाओगे। एल्डर जी ने आह भरी और फिर अपनी आस्तीनें हिलाई। उनके चेहरे पर निराशा और नाराजगी थी कि एसेंशन डिवीजन उनके मानकों पर खरा नहीं उतरा। एल्डर जी, यह जूनियर आपके प्रति दयालुता के लिए आभारी है, मगर फिलहाल जूनियर सचमुच एसेंशन डिवीजन में शामिल होने की योजना नहीं बना रहा है। ध्रुव मूर्ख नहीं था। वो समझ सकता था कि एल्डर जी उसे लेने आई हैं, मगर वो ये भी समझ सकता था कि लॉन्ग चेनफू ऐसी बातें सिर्फ इसलिए कह रहा था क्योंकि उसे एल्डर जी से डर लगता था। असल में लॉन्ग चेनफू अब भी दक्षिणी स्यानवुड वन के लोगों को नीचे नजर से देखता था, और ध्रुव को भी। वो दिल से नहीं चाहता था कि वे उनके आरोही विभाग में शामिल हों। ध्रुव आरोही विभाग में क्यों जाना चाहता था? बस इसलिए कि वो उनसे कुछ फायदा ले सके, मगर अब ऐसा लग रहा था कि ये बिल्कुल उल्टा होगा। इसलिए अब उसके लिए उनके आरोही डिवीजन में शामिल होने का कोई कारण नहीं था। अगर आप फैसला नहीं ले सकते तो आपके बड़े भाई का क्या? लॉन्ग चेनी और मेंग झेंसो कहां गए? ध्रुव मूर्ख नहीं था। वो समझ सकता था कि ये एल्डर्स ही उसे लेने आई हैं, मगर वो ये भी समझ सकता था कि लॉन्ग चेनफू ऐसी बातें सिर्फ इसलिए कह रहा था क्योंकि उसे एल्डर्स ही से डर लगता था। असल में लॉन्ग चेनफू अब भी दक्षिणी सियानवुड वन के लोगों को नीची नजर से दिखता था, और ध्रुव को भी। वो दिल से नहीं चाहता था कि वे उनके आरोही विभाग में शामिल हों।
एल्डर्स जी, ये जूनियर आपके प्रति अपनी दयालुता के लिए आभारी है, मगर फिलहाल जूनियर सचमुच असेंशन डिवीजन में शामिल होने की योजना नहीं बना रहा है। एल्डर्स जी, इस बारे में भूल जाओ, हर इंसान को अपने रास्ते खुद ही तय करने होंगे। तुम सब भी अब बच्चे नहीं रहे, सही गलत मुझे लगता है तुम सब इन्हें समझते हो। खैर, मुझे उम्मीद है कि तुम सब सुधर जाओगे। एल्डर्स जी ने आह भरी और फिर अपनी आस्तीनें हिलाई। उनके चेहरे पर निराशा और नाराजगी थी कि असेंशन डिवीजन उनके मानकों पर खरा नहीं उतरा। अगर आप फैसला नहीं ले सकते तो आपके बड़े भाई का क्या? लॉन्ग चेनी और मैंग झेंसुओ गौरा गए। ये ध्रुव सचमुच हमारे असेंशन डिवीजन में शामिल होने के इच्छुक नहीं है। ध्रुव मूर्ख नहीं था, वो समझ सकता था कि एल्डर्स जी उसे लेने आई हैं, मगर वो ये भी समझ सकता था कि लॉन्ग चेनफू ऐसी बातें सिर्फ इसलिए कह रहा था क्योंकि उसे एल्डर्स जी से डर लगता था। असल में लॉन्ग चेनफू अभी दक्षिणी सैनवुड वन के लोगों को नीची नजर से देखता था और ध्रुव को भी। वो दिल से नहीं चाहता था कि वे उनके आरोही विभाग में शामिल हों। ध्रुव आरोही डिवीजन में क्यों जाना चाहता था? बस इसलिए कि वो उनसे कुछ फायदा ले सके, मगर अब ऐसा लग रहा था कि ये बिल्कुल उल्टा होगा, इसलिए अब उसके लिए उनके आरोही डिवीजन में शामिल होने का कोई कारण नहीं था। एल्डर्स जी, ये सचमुच गलत है, मगर उन्होंने जो किया वो भी उचित था। इस आरोही विभाग में सचमुच एक नियम है जिसके अनुसार वे आरोही संप्रदाय के शिष्यों के अलावा किसी और को स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए तुम्हें अपनी भावनाओं को अपने फैसले पर हावी नहीं होने देना चाहिए। एल्डर्स जी ने ध्रुव को सलाह दी। जिस लहजे में उन्होंने ध्रुव से बात की वो बहुत ही नेकदिल था। ध्रुव के प्रति उनके इस तरह के मिलनसार व्यवहार ने लॉन्ग चेनफू और बाकी लोगों को चौंका दिया। उनके यादों में एल्डर्स जी इतने मिलनसार व्यक्ति नहीं थे, फिर भी वो ध्रुव के प्रति इतना विनम्र व्यवहार क्यों कर रही थी? बड़े जी, जूनियर आपके इरादों से वाकिफ था, पहले मैं ही उलझन में था। अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। ये जूनियर भी अपनी जड़ों को कभी नहीं भूला, मगर अब मैं सियानवुड माउंटेन का एक मुख्य शिष्य हूँ। मेरे मन में ये बात अंकित है कि मैं आरोही संप्रदाय का एक शिष्य हूँ। बस इतना ही है कि जूनियर भाई ध्रुव का ये अनुरोध कि दक्षिणी सियानवुड वन के सभी शिष्य हमारे आरोही प्रभाग में शामिल हों, सचमुच हमारे आरोही प्रभाग के नियमों के खिलाफ है और मैं ये फैसला लेने में असमर्थ हूँ। लॉन्ग चेनफू ने अपने साथ हुए अन्याय के भाव से कहा। हमारे असेंशन डिवीजन में शामिल होने का फैसला छोड़ने पर पछतावा होगा, ये यकीनन तुम्हारा नुकसान है। लॉन्ग चेनफू ने कहा। तुम गलत हो, मेरा तुम्हारे असेंशन डिवीजन में शामिल ना होना तुम्हारा नुकसान है। ध्रुव ने जवाब दिया। क्या हमारा नुकसान? ध्रुव की बातें सुनकर लॉन्ग चेनफू पहले तो हैरान हुआ, फिर तुरंत जोर से हंस पड़ा। हा, ये वाकई अब तक का सबसे बेतुका भाषण है जो मैंने सुना है। हा, तुम सचमुच घमंडी और अहंकारी हो, सचमुच मूर्ख और अज्ञानी हो। उसी समय असेंशन डिवीजन की भीड़ भी जोर जोर से हंसने लगी। ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने सचमुच कोई बेहद मजेदार चुटकुला सुन लिया हो। हा, उनकी मजाकिया हंसी सुनकर ध्रुव बस मुस्कुराया। उसने उन्हें अनदेखा करने का फैसला किया। वो एल्डर्स जी की ओर मुड़ा और बोला, एल्डर्स जी, क्या अब हम जा सकते हैं? हाँ चलो, एल्डर्स जी ने सिर हिलाया, मगर जाने से पहले उन्होंने लॉन्ग चेनफू और बाकी लोगों पर एक नजर डाली जो जोर जोर से हंस रहे थे। तभी उन्होंने आह भरी और असहाय होकर अपना सिर हिलाया, क्योंकि उनके चेहरे पर निराशा छा गई थी। उसके बाद एल्डर्स जी ध्रुव को इस शांत और खाली जगह पर ले गई। तभी उन्होंने अपने कदम रोके। एल्डर्स जी, पहले की गई आपकी सहायता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ध्रुव ने बहुत ही एहसान जताते हुए एल्डर्स जी की ओर एक विनम्र सलामी दी। भले ही ये सच था कि अगर एल्डर्स जी पहले नहीं भी आई होती तो भी ध्रुव स्थिति को संभालने में सक्षम था, लेकिन एल्डर्स जी का आना और उनके लिए बोलना ध्रुव को बहुत भा गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि कुल मिलाकर एल्डर्स जी लॉन्ग चेनफू और अन्य लोगों के ही परिवार से थी। ध्रुव की बात करे तो वो तो बस एक बाहरी व्यक्ति था। एक एल्डर होने के नाते मुझे यही करना चाहिए। इसके अलावा लॉन्ग चेनफू और दूसरे बदमाश वाकई और भी ज्यादा बदतमीज होते जा रहे हैं। अब समय आ गया है कि मैं उन्हें याद दिला दूं, इससे पहले कि वे मुसीबत में पड़ जाएं। एल्डर जी ने हाथ हिलाया। ध्रुव एल्डर जी की बात सुनकर मुस्कुराया। फिर उसने पूछा, एल्डर जी, क्या मैं जान सकता हूं कि सीनियर किल्विश आपसे क्या कहना चाहते थे? संप्रदाय गुरु के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो वे चाहते हो कि मैं तुमसे कहूं। बस मेरे पास व्यक्तिगत रूप से कुछ शब्द हैं जो मैं तुमसे कहना चाहती हूं। किसी को अपनी योग्यता का प्रदर्शन करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। खासकर तुम जैसे युवाओं के लिए तुम्हें अपने व्यवहार में उचित बर्ताव दिखाना आना चाहिए। एल्डर जी ने कहा। सीनियर, याद दिलाने के लिए धन्यवाद। ध्रुव ने विनम्र भाव से अपना धन्यवाद कहा। मगर सियानवुड माउंटेन के एक मुख्य एल्डर के तौर पर मैंने भी इतने लंबे समय तक यहाँ रहने के बाद कुछ फर्क पाया है। फर्क? ध्रुव हैरान था। भले ही दूसरी जगहों पर कम प्रोफाइल रहना एक अच्छी बात हो सकती है, लेकिन यहाँ ये यकीनन नहीं है। सियानवुड पर्वत पर इंसान को अपनी ताकत दिखानी चाहिए। खासकर मुख्य शिष्यों को अपनी छाती दिखानी चाहिए और अपना साहस जाहिर करना चाहिए। मुख्य शिष्य कौन है? वे सियानवुड पर्वत की भविष्य की उम्मीद है, सियानवुड पर्वत के भावी नेता हैं। इन सभी का चुनाव मुख्य शिष्यों में से ही किया जाता है। नेताओं का चुनाव यकीनन उन लोगों में से नहीं किया जाएगा जो सिर्फ बेइज्जती सहना जानते हो, नहीं तो वे नेता यकीनन सियानवुड पर्वत को भी नीचे गिरा देंगे।
इसलिए मैं तुमसे यही कहना चाहती थी, अपनी पेजी को बहुत ज्यादा जाहिर मत करो, लेकिन बिल्कुल भी जाहिर मत करो। कम से कम दूसरों के हाथों खुद को बेइज्जत मत होने दो। मैं समझ सकती हूँ कि तुम बेटा दूसरों द्वारा धमकाए जाने को बर्दाश्त नहीं करोगे। कोई बात नहीं, इस जगह पर तुम्हें ये सब सहने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें लड़ना ही है तो आगे बढ़ो और लड़ो। अगर तुम जीत नहीं सकते तो फिर से लड़ने के लिए जीतने तक इंतजार करो। अगर आपको किसी ऐसे व्यक्ति से भी लड़ना पड़ जाए जिससे आपको नहीं लड़ना चाहिए था, तो भी आपको किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है। आखिरकार हम बुजुर्ग लोग तुम्हारे पीछे खड़े हैं। जब तक तुम प्रबंधन के सीनियर लोगों के दरवाजे खटखटाने नहीं जाते और कोई जानलेवा अघटना नहीं करते, तो हम उससे होने वाली हर संभावित स्थिति को रोकने में सक्षम होंगे। वो असेंशन डिवीजन, चूंकि तुम उसमें शामिल नहीं होना चाहते तो मत हो। लॉर्ड सेक्मास्टर कोई उलझे हुए इंसान नहीं है। वे बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि उन बदचलन लोगों की नैतिकता कैसी है, इसलिए उन्होंने उन्हें कुछ भी करने के लिए साफ तौर पर नहीं कहा। ऐसा इसलिए था क्योंकि लॉर्ड सेक्मास्टर जानते थे कि अगर वे उन्हें ऐसा करने के लिए कहेंगे भी तो जरूरी नहीं है कि वे उनकी बात मानेंगे, और अगर वे उनकी बात मान भी लें तो जरूरी नहीं है कि उसका कोई फायदा होगा। इस प्रकार प्रभु संप्रदाय अध्यक्ष ने हम वृद्धों से व्यक्तिगत तौर पर कहा है कि हम दूसरों की अपेक्षा तो कर सकते हैं, लेकिन हमें तुम्हारी और रूही का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। एल्डर जी ने ये शब्द एक सौम्य भाव से कहे, और इसके अलावा जिस नजर से उन्होंने ध्रुव को देखा वो भी काफी जटिल थी। मैंने सचमुच सीनियर किल्विश को परेशान कर दिया है। इस पल ध्रुव बहुत भावुक हो गया। उसके दिल से गर्माहट उमड़ पड़ी। ऐसा इसलिए था क्योंकि आरोहण संप्रदाय के संप्रदाय गुरु ने उसकी सहायता के लिए हर संभव प्रयास पूरी तरह और ध्यान से किया था। ठीक है, तो मैं वापस आ रही हूँ, तुम्हें भी वापस आ जाना चाहिए भविष्य में, जब तक तुम्हें काम करते समय सही तरीके का ज्ञान हो। रहेगा, सब ठीक रहेगा। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम कभी भी आकर मुझसे मिल सकती हो। ये कहते हुए एल्डर जी मुड़ी और आकाश में उछल पड़ी, मगर उनके जाने के कुछ देर बाद ही वो वापस मुड़ी और बोली, ओह, ये सही है। शुरू में मुझे तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा था उसके बारे में पता नहीं था। उस लड़की रूही ने ही मुझे इसके बारे में बताया था, जिसकी वजह से मैं तुम्हारे पास दौड़ी आई। उस लड़की को दूसरों की परवाह होना बहुत मुश्किल है। साले, औरतों के मामले में तेरी किस्मत बहुत अच्छी है। एल्डर जी हंसे, फिर हवा के झोंकों के बीच अपने गाउन को फड़फड़ाते हुए वो बिना किसी निशान के गायब हो गईं। तो वो रूही थी, वो लड़की जिसने पहले तो मुड़कर भी नहीं देखा। मतलब वो असल में मेरे लिए कोई मददगार ढूंढने गई थी। औरतों के मामले में मेरी किस्मत कितनी अच्छी है। हाँ, उस लड़की को मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है। बस वो अकेली ही लॉन्ग चैनफी और बाकियों से निपटने में मेरी पूरी मदद कर सकती थी। तो फिर वो एल्डर जी को ढूंढने क्यों गई? इस वक्त ध्रुव सोचने लगा। वो रूही के इरादों को समझ नहीं पा रहा था। एगी ने कहा, क्या ये साफ नहीं है? अगर रूही तुम्हारी मदद करती तो इससे लॉन्ग चैनफी और उसके साथ के अन्य लोग तुमसे और भी ज्यादा नफरत करने लगते। मगर वो गई और उस बुढ़िया से मदद मांगी। उस बुढ़िया के साथ वो ना सिर्फ तुम्हें मुसीबत से निकाल सकती थी, बल्कि एसेंशन डिवीजन के उन घटिया लोगों को भी डांट सकती थी। इससे उनकी यादों में गहरी छाप रह जाती, ताकि अगर वे तुम्हें नापसंद भी करते तो भी तुम्हारे साथ कुछ करने की हिम्मत ना करते। मुझे कहना होगा, उस लड़की रूही का तुम्हारे प्रति गहरा लगाव है। एगी ने कहा, ओह, क्या ये सच में ऐसा है? अगर ऐसा है तो उस लड़की की सोच वाकई बहुत अच्छी है। एगी की बात सुनकर ध्रुव को अचानक एहसास हुआ कि रूही ने क्या किया है, और उसके मन में उसके लिए और भी ज्यादा प्रशंसा पैदा हो गई। इस घटना के बाद ध्रुव ने पहले रूही के घर जाकर उनका आभार व्यक्त करने की योजना बनाई थी, लेकिन वांग वही और उनके घर पर मौजूद अन्य लोगों को वापस बुलाकर उन्होंने पहले अपने इलाके में लौटने का फैसला किया। मगर जब ध्रुव अपने इलाके में लौटा तो उसने देखा कि उसके इलाके के प्रवेश द्वार के बाहर एक व्यक्ति चिंतित भाव से इधर उधर घूम रहा था। ये व्यक्ति वांगवई था। सीनियर बहन वांगवई, आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये देखकर ध्रुव जल्दी से उसके सामने पहुंच गया। छोटे भाई ध्रुव, तुम आखिरकार लौट आए। ध्रुव को लौटते देखकर वांगवई ने राहत की लंबी सांस ली। वो जल्दी से ध्रुव के सामने पहुंची और उसके हाथ ऐसे पकड़ लिए जैसे किसी रक्षक को पकड़ रही हो। सीनियर बहन वांगवई, क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ हुआ हो? ध्रुव ने देखा कि वांगवई का सिर पसीने से लथपथ था और उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। सचमुच ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बात को लेकर बहुत चिंतित थी। वांगवई ने कहा, जांग बिंगनान और लिऊ चाओ को किसी ने पीटा था। किसी ने पीटा? किसने? ये शब्द सुनते ही ध्रुव की भौहें तन गई और उसके चेहरे पर गुस्सा उभर आया। जांग बिंगनान और लिऊ चाओ दोनों ही ऐसे लोग थे जिन्हें ध्रुव जानता था। वे दक्षिणी सैनवुड वन के शिष्य थे जो उसके साथ सैनवुड पर्वत पर आए थे। भले ही ध्रुव ने पहले ही सोच लिया था कि सैनवुड पर्वत पर उनका इंतजार शांति से नहीं होगा और मुसीबतें जल्द या बाद में आएंगी, लेकिन उन्होंने ये उम्मीद नहीं की थी कि ये इतनी जल्दी आ जाएगी। आखिरकार वे आज ही सैनवुड पर्वत पर आए थे और अभी अभी अपने अपने इलाकों में गए थे।
अभी उन सबको अपने अपने इलाकों में होना चाहिए और अपने नौकरों के लिए इंतजाम करने चाहिए। साथ ही अपने इलाकों से खुद को परिचित करना चाहिए। तो फिर उन्हें इतनी जल्दी कैसे पीटा गया? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई उनके इलाके में घुसकर उन्हें पीट रहा हो? लेकिन वो कौन था जिसने ऐसा करने की हिम्मत की, इतना बेशरम कि किसी को उसके घर तक धमकाया? जब उनसे पूछा गया कि ये कौन है, तो वांग वई ने असहायता का भाव दिखाते हुए कहा, ये हमारे दक्षिणी सैनवुड वन के लोग हैं। क्या दक्षिणी सैनवुड वन के हमारे शर्मिलंग? ये शब्द सुनते ही ध्रुव और भी हैरान हुआ। उसे तो ये अविश्वसनीय भी लगा। वांग वई ने कहा, ये सही है, ये दक्षिणी सैनवुड वन से हमारे वरिष्ठ भाई हैं। सीनियर बहन वांग वई, आखिर हुआ क्या था? ध्रुव जो सुना उससे हैरान रह गया। दक्षिणी सैनवुड वन के शिष्य भी एक ही मूल के थे। चूंकि वे सीनियर थे और उनसे पहले सैनवुड पर्वत पर आए थे, तो उन्हें अपने जूनियर्स की देखभाल करनी चाहिए थी जो अभी अभी वहां पहुंचे थे। लेकिन उन्होंने अपने जूनियर्स की पिटाई क्यों की? दक्षिणी सियानवुड वन से आए हमारे कई सीनियर भाइयों ने इस मुख्य क्षेत्र में एक शाखा शक्ति संगठन स्थापित किया है, मगर उनके शाखा शक्ति संगठन का विकास ठीक से नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि वे नए सदस्यों को नहीं जोड़ पाए। अपनी ताकत बढ़ाने के मकसद से वे दक्षिणी सियानवुड वन से आए नए लोगों को जबरदस्ती अपने संगठन में शामिल करने के लिए आए हैं। जहां तक सबसे पहले उन्हें मिले लोगों की बात है, तो वे झांग बिंगनान और लियू चाओ ही थे। मगर झांग बिंगनान और लियू चाओ पूरे दिल से एसेंशन डिवीजन में शामिल होना चाहते थे। इसके अलावा हमारे दक्षिणी सियानवुड वन के सीनियर भाइयों का शाखा शक्ति संगठन सचमुच बहुत कमजोर है। यहाँ तक कि उनके शाखा शक्ति संगठन का नेता भी 40 से ज्यादा उम्र का सिर्फ एक रैंक 2 मार्शल किंग था। 40 वर्षों से द्वितीय श्रेणी के मार्शल किंग की साधना के साथ इसे सियानवुड पर्वत के मुख्य क्षेत्र में साधना का एक अत्यंत सामान्य स्तर कहा जा सकता है। ये भी कहा जा सकता है कि ये सभी मुख्य शिष्यों में ताकत के सबसे निचले स्तर पर था। स्वाभाविक रूप से कोई भी ऐसे शाखा शक्ति संगठन में शामिल नहीं होना चाहता था। इसलिए झांग बिंगनान और लियू चाओ ने समझदारी से हमारे उन सीनियर भाइयों को मना कर दिया। मगर किसने सोचा होगा कि वे मना करने से गुस्से में आ गए थे और कहा कि झांग बिंगनान और लियू चाओ अपने बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं और इसलिए उन्हें सबक सिखाने के लिए उनकी पिटाई कर दी। उन्होंने न सिर्फ उनकी पिटाई की, बल्कि उन्हें अपने साथ ले भी गए। इसके बाद उन्होंने घोषणा की कि हम सभी नए शिष्यों को उनके शाखा शक्ति संगठन के द्वार पर जाना होगा। अगर हम सब दिन खत्म होने से पहले वहां इकट्ठा नहीं हुए, तो उन्होंने कहा कि वे झांग बिंगनान और लियू चाओ को एक और सबक सिखाएंगे। जब हमें ये खबर मिली, तो झांग गेंशु और कोंगलियान फेंग को डर था कि झांग बिंगनान और लियू चाओ के साथ कुछ हो सकता है और वे पहले ही चले गए हैं। मगर अपनी ताकत के बल पर वे कुछ नहीं बदल पाएंगे, इसलिए उन्होंने मुझे यहीं रुकने और तुम्हारे लौटने का इंतजार करने को कहा। वांग वई ने ध्रुव की और आशा भरी नजरों से देखते हुए जो कुछ हुआ था उसे बताया। साफ था, उसने तय कर लिया था कि ध्रुव ही उनकी रीढ़ की हड्डी होगा। ये सचमुच कितनी बेतुकी बात है। वांग वई की कहानी सुनकर ध्रुव तुरंत भड़क उठा। गुस्से में वो दांत पीसने लगा। वो समझ गया था कि क्या हुआ था। दक्षिणी सियानवुड वन के निकम्मे शिष्यों ने एक बेकार शाखा शक्ति संगठन स्थापित कर लिया था, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम होने के कारण वे नए सदस्यों को नहीं जोड़ पा रहे थे। इसलिए उन्होंने दक्षिणी सियानवुड वन के नए आए शिष्यों पर अपनी नजरें गड़ा ली और फिर आकर अपने जूनियर्स को धमकाने का फैसला किया। अगर ये कहा जाए कि वे इस साल सभी ने शिष्यों को धमकाने आए थे, तो ये बात भुला देने वाली हो सकती है। मगर ऐसा लगता है कि उनकी धमकाने का निशाना सिर्फ दक्षिणी सियानवुड वन के शिष्य ही थे। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि वे दूसरी ताकतों के शिष्यों को धमकाने की हिम्मत नहीं करते थे और सिर्फ दक्षिणी सियानवुड वन के शिष्यों को ही धमकाने की हिम्मत रखते थे। ये सचमुच दूसरों से डरकर अपनों को धमकाने का अच्छा उदाहरण था। ध्रुव ऐसे लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था। सीनियर बहन वांग वई, क्या आप जानती हैं कि दक्षिणी सियानवुड वन के बदमाशों ने बनाया हुआ शाखा शक्ति संगठन कहाँ है? हाँ, पता है। जो भाई हमें ये मामला बताने आया था, उसने हमें जगह भी बताई थी। रास्ता दिखाओ। ये शब्द कहते ही ध्रुव आसमान में उड़ गया था। वो बेसब्री से दक्षिणी सियानवुड जंगल के निकम्मे सीनियर भाइयों का अनुभव लेना चाहता था। वांग वई ने भी देर करने की हिम्मत नहीं की। वो भी तेजी से आसमान में उड़ गई और उसे जो निर्देश दिए गए थे उनके मुताबिक आगे बढ़ने लगी। मुख्य क्षेत्र बहुत विशाल था, मगर वो तथाकथित बेकार शाखा शक्ति संगठन ध्रुव और अन्य लोगों के इलाके से ज्यादा दूर नहीं था। इसलिए कुछ ही देर में ध्रुव और वांग वई वहां पहुंच गए। जिस जगह वो पहुंचे हैं, वो भी असल में किसी का इलाका ही था, मगर इस इलाके के प्रवेश द्वार के सामने एक सुनहरा चमकता और चमकदार बोर्ड लगा हुआ था। उस बोर्ड पर 3 शब्द लिखे थे, सुचारू स्थिर विभाग। सुचारू स्थिर विभाग दक्षिणी सैनवुड वन के उन निकम्मे सीनियर भाइयों द्वारा स्थापित शाखा शक्ति संगठन था, मगर उनके द्वारा अपने प्रवेश द्वार पर इतना चमकदार चिन्ह लगाना उनकी दुर्दशा का एहसास कराता था।
ऐसा इसलिए था क्योंकि ये इलाका सचमुच कुछ खास नहीं था। सही मायने में कहें तो ये ध्रुव और अन्य नए शिष्यों के इलाकों से भी घटिया था। भले ही ऊपर से देखने पर ये अभी भी ठीक ठाक लग सकता था, लेकिन दूसरे शाखा शक्ति संगठनों के इलाकों की तुलना में ये बेहद कमजोर था। आखिरकार मुख्य क्षेत्र में कई शाखा शक्ति संगठन थे, इसलिए उनमें से एक सबसे अच्छा और एक सबसे बुरा तो होगा ही। जहां तक सुचारू स्थिर विभाग के होने की बात है, वह सबसे बुरा तो नहीं, लेकिन सबसे बुरा तो था ही, कचरे का एक ढेर। जबकि इस शाखा शक्ति संगठन के लोग सैंडवुड पर्वत के मुख्य अनुयायी थे, वे मुख्य क्षेत्र में सबसे निचले स्तर के लोग थे। मगर इस समय ध्रुव की नजर उस साइन बोर्ड पर नहीं टिकी थी, उसकी नजर उस सुचारू स्थिर विभाग के सामने वाले चौक पर थी। चौक पर बहुत से लोग जमा हो गए थे और ध्रुव उन लोगों के बीच अपने दक्षिणी सैंडवुड वन के लोगों को देख पाया। झाओ ज़ेनशुओ, कॉन्ग लियानफेंग और अन्य लोगों को मिलाकर इस वर्ष दक्षिणी सैंडवुड वन से आए शिष्यों की कुल संख्या 22 थी। ध्रुव और वैंगवेई के अलावा लगभग सभी लोग चौक पर मौजूद थे। इस समय वे व्यवस्थित ढंग से खड़े थे। उनके चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें डांटा जा रहा हो। उन्हें डांटने वाले लोग 6 आदमी थे। इन 6 आदमियों की साधना भी कमजोर नहीं थी। उनमें से 5 प्रथम श्रेणी के मार्शल राजा थे और एक द्वितीय श्रेणी का मार्शल राजा था। मगर उनकी साधनाएं कमजोर नहीं थीं, लेकिन उनकी उम्र काफी ज्यादा थी। उनमें से हर एक 30 साल का था, जबकि वो दूसरे दर्जे का मार्शल किंग तो 40 साल का था, यानी अधेड़ उम्र पार कर रहा था। इन लोगों को देखते ही ध्रुव बिना सोचे समझे समझ गया कि ये लोग इस सुचारू स्थिर विभाग के सदस्य हैं, उनके दक्षिणी सैंडवुड वन के बदमाश सीनियर भाई। जहां तक उस अधेड़ उम्र के दूसरे दर्जे के मार्शल किंग की बात है, तो उसे सुचारू स्थिर विभाग का तथाकथित मुखिया होना चाहिए। इन लोगों के अलावा चौक पर और भी लोग थे। उनकी साधना मजबूत और कमजोर दोनों तरह की थी। उनमें से मजबूत लोग मार्शल राजा थे, जबकि कमजोर लोग मार्शल लॉर्ड थे। वे शायद दक्षिणी सैंडवुड जंगल के लोग नहीं थे। चूंकि ये चौक किसी के इलाके का नहीं था, इसलिए वे यहाँ तमाशा देखने आए थे। ध्रुव को ये बात पता थी, क्योंकि वह उनके चेहरों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान साफ देख सकता था। ध्रुव, जल्दी से देखो, छोटा भाई ध्रुव आ गया है। ध्रुव जब स्थिति का जायजा ले रहा था, तभी दक्षिणी सैंडवुड वन से आए शिष्यों ने उसे देखा। इस पल वे सभी बहुत खुश थे। वैंगवेई की तरह उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्होंने अपने बचाने वाले को देख लिया हो। उनके उदास भाव न केवल उत्साह में बदल गए, बल्कि वे भावुक होकर चिल्लाने भी लगे। तभी ध्रुव और वैंगवेई दोनों फिर से चलने लगे। उल्का पिंडू की तरह वे चौक पर उतर आए। तुम दोनों छोटे भाई ध्रुव और छोटी बहन वैंगवेई हो ना? तुम वाकई बहुत प्रतिभाशाली हो, बुरे नहीं, बुरे भी नहीं। तो फिर हमारे दक्षिणी सैंडवुड फॉरेस्ट के सभी जूनियर यहाँ इकट्ठा हो गए हैं। अब समय आ गया है कि हम अपने सुचारू स्थिर विभाग के नए सदस्यों का समारोह शुरू करें। जब उन्होंने ध्रुव और वैंगवेई को देखा, तो 6 बदमाश सीनियर भाई अभी भी उस स्थिति को नहीं समझ पाए थे जिसमें वे थे, और सचमुच अपनी अपनी चीजों के बारे में जाने लगे और नए सदस्यों का समारोह शुरू कर दिया। जहां तक ध्रुव और वांगवेई का सवाल है, उन्होंने इन 6 निकम्मे सीनियर भाइयों को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया और सीधे झांग बिंगनान और ल्यू चाओ के सामने उनकी स्थिति की जांच करने के लिए पहुंच गए। ध्रुव को पता चला कि झांग बिंगनान और ल्यू चाओ को सचमुच पीटा गया था, मगर उनकी चोटें बहुत हल्की थी। उनके चेहरों पर बस हल्की सी लालिमा थी। शायद उन्हें थप्पड़ मारे गए थे, भले ही उन्हें पीटा गया था, लेकिन यह ध्रुव की कल्पना से बिल्कुल अलग था। कम से कम उनके इन 6 बदमाश सीनियर भाइयों ने अपने हमलों में उन्हें गंभीर और बहुत ज्यादा चोट नहीं पहुंचाई, मगर यह बात तो तय थी कि उन्हें पीटा गया था। ध्रुव का गुस्सा सिर्फ इसलिए कम नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने उन्हें ज्यादा नहीं पीटा था। इसलिए उसने अपना हाथ उठाया, झांग बिंगनान और ल्यू चाओ के चेहरों की ओर इशारा किया, उन 6 बदमाश बड़े भाइयों की ओर देखा और पूछा, इन्हें किसने मारा? ध्रुव के ये शब्द कहते ही वे 6 निकम्मे सीनियर भाई चौंक गए। उसके बाद उनमें से एक, जो काफी हट्टा कट्टा और एक मार्शल राजा जैसी शिक्षा वाला था, आगे आया और बहुत ही तिरस्कार भरे अंदाज में बोला, मैंने ही उन्हें हराया था, इसमें क्या है? पा। ये शब्द कहते ही ध्रुव का हाथ उसके चेहरे पर आ गिरा, जिससे वो बेहद हैरान रह गया। ध्रुव के थप्पड़ की गति इतनी तेज थी कि उसे प्रतिक्रिया करने का भी समय नहीं मिला। थप्पड़ की ताकत इतनी जबरदस्त थी कि वो 1080 डिग्री घूम गया। साले, हक्का बक्का, पूरी तरह से हक्का बक्का। सिर्फ उस कमीने सीनियर भाई को ही ध्रुव ने थप्पड़ नहीं मारा था, बाकी 5 सीनियर भाई भी ध्रुव की हरकतों से पूरी तरह से स्तब्ध थे। ये कैसी स्थिति थी? एक शिष्य जो अभी अभी सियानवुड पर्वत पर आया था, उसने अपने बड़े भाई पर हमला करने की हिम्मत की, और तो और इतनी बड़ी भीड़ के सामने ये एक जोरदार तमाचा था। ये कैसी बात थी? ये थप्पड़ झांग बिंगनान के लिए है, ध्रुव अचानक बोला। ये शब्द कहते ही उसका हाथ फिर से हिला, मानो कोई दिव्य अजगर अपनी पूंछ हिला रहा हो। उसकी हथेली उस मोटे कमीने सीनियर भाई के दूसरे गाल पर जोर से पड़ी। पा।
एक और तेज और गूंजती हुई आवाज गूंजी। उस कमीने सीनियर भाई ने एक बार फिर दूसरी दिशा में 1080 डिग्री का चक्कर लगाया। अंत में पुटों की आवाज के साथ वो जमीन पर गिर पड़ा। आंखें फाड़े उसने ध्रुव को देखा, बिल्कुल हैरान। यदि ये कहा गया था कि अन्य लोग सिर्फ ध्रुव के कार्यों से हैरान थे, तो ये बदमाश सीनियर भाई जिसे 2 बार थप्पड़ मारा गया था सचमुच स्तब्ध था। वो ध्रुव के 2 जोरदार थप्पड़ों से गूंगा हो गया था। वो थप्पड़ लिऊ चाओ के लिए था। ध्रुव फिर बोला। उसका स्वर इतना उदासीन था कि दूसरों को यह समझ से परे लग रहा था। आखिरकार उसने अपने बड़े भाई को पहले भी 2 बार थप्पड़ मारा था, फिर भी वो इन शब्दों को इतनी बेरुखी से बोल पा रहा था। सच कहूं तो वो उन्हें अपनी नजरों में नहीं रख रहा था। साले तू मौत को दावत दे रहा है। आखिरकार ध्रुव द्वारा थप्पड़ खाया गया वो घटिया सीनियर भाई सदमे से जाग उठा। वो खड़ा हुआ और ध्रुव पर हमला करने की योजना बनाने लगा। उसी समय बाकी 5 घटिया सीनियर भाई भी गुस्से में आ गए। खासकर वो द्वितीय श्रेणी के मार्शल राजा जो इस तथाकथित स्थिर और सुचारू विभाग का मुखिया था। उसने तुरंत अपनी राजसी द्वितीय श्रेणी के मार्शल राजा जैसी आभा का प्रदर्शन किया और उसे ध्रुव की ओर मोड़ दिया। मगर उन 6 घटिया सीनियर भाइयों के गुस्से का सामना करने पर भी ध्रुव के भाव नहीं बदले, बल्कि उसने भौएं सिकोड़ी और ठंडे स्वर में कहा, तुम मुझ पर हमला करना चाहते हो? क्या तुम सब सिर्फ अपने ही संप्रदाय के जूनियर्स को धमकाने की क्षमता रखते हो? क्या तुम? ध्रुव के ये शब्द भले ही साधारण लग रहे थे, लेकिन जब वे 6 दुष्ट सीनियर भाइयों के बीच पहुंचे तो वो गरजते हुए विस्फोटों के समान लगे। उन्होंने न केवल उनके दिमाग को भ्रमित किया, बल्कि उनके दिलों को भी दहला दिया। हैरानी की बात यह है कि उसके शब्दों ने उन सभी को अनायास ही अपनी गुस्से वाली आभाओं को हटाने और ध्रुव पर हमला करने से रोक दिया। लड़ो, तुम लड़ क्यों लेके रहे हो? बहुत बोरिंग हो। ठीक है, तुम्हारे पापा ने अभी तक शो देखना बंद नहीं किया, तुम रुक क्यों गए? फेंग टाओ हाई, उन पर हमला करो। आखिरकार तुम ही तो हो जो सियानवुड पर्वत पर 20 साल से जिंदा है हो। तुम उस बदमाश से डर गए जो अभी अभी सियानवुड पर्वत पर आया है? तुम सच में घटिया हो। बेकार, बिल्कुल बेकार। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि सुचारू स्थिर विभाग सियानवुड माउंटेन का सबसे घटिया शाखा शक्ति संगठन है। मेरे हिसाब से बेहतर होगा कि आप इसे तुरंत भंग कर दें, वरना आप हमारे सियानवुड माउंटेन को शर्मसार कर देंगे। आश्चर्य की बात यह है कि जैसे ही उन 6 बदमाश सीनियर भाइयों ने अपने हमले बंद किए, भीड़ ने तुरंत हंगामा शुरू कर दिया। शोर मचाने वालों की ओर नजर घुमाकर ध्रुव ने पाया कि वे सभी एक शाखा शक्ति संगठन के लोग थे। कुल 5 लोग थे। उनकी उम्र लगभग उन 6 घटिया सीनियर भाइयों जितनी ही थी, मगर उनकी साधना कहीं ज्यादा मजबूत थी। कम से कम वे सभी 5 रैंक 2 मार्शल राजा थे। उन 5 द्वितीय श्रेणी के योद्धा राजाओं के अपमानजनक शब्द सुनकर उन 6 नीच सीनियर भाइयों के चेहरे पीले पड़ गए, मगर उन्होंने जवाब देने की हिम्मत नहीं की। साफ था वे उन 5 से डरते थे। देखो, जैसा मैंने कहा, ये सब दक्षिणी सियानवुड जंगल के निकम्मे घटिया लोगों का एक समूह है। उस समय ये लोग दूसरी शाखा शक्ति संगठनों में शामिल होना चाहते थे, लेकिन कोई उन्हें नहीं चाहता था। इसलिए इन्होंने एक बेकार सुचारू स्थिर विभाग बनाया। इसे स्थापित हुए पूरे 20 साल हो गए हैं, फिर भी इसके केवल 6 सदस्य हैं। तुम सब जैसे निकम्मे लोग अगर भविष्य में बड़े भी बनोगे, तुम तो भी सिर्फ बाहरी आंगन के बड़े ही बन पाओगे और उन निकम्मों को बहुत कम योग्यता के साथ शिक्षा दे पाओगे। मुख्य शिष्य होने के नाते अगर आप मुख्य क्षेत्र में रहकर एल्डर्स नहीं बन सकते, तो बेहतर होगा कि आप सियानवुड पर्वत छोड़ दें। अगर मैं आप सबकी जगह होता तो मैं पहले ही यहां से चला गया होता। मैं कभी यहां नहीं रुकता और खुद को शर्मिंदा नहीं करता। ये देखकर कि 6 बदमाश बड़े भाई जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, 5 आदमी और भी ज्यादा खुश होकर बोलने लगे। इन 5 आदमियों का मजाक उड़ाते हुए आसपास की भीड़ भी हंसने लगी। इस पल चौक दक्षिणी सियानवुड वन के प्रति तिरस्कार से भर गया। बदबूदार बदमाश, तुम क्या देख रहे हो? क्या तुम्हें कोई शिकायत है? सबको आश्चर्य हुआ। जब 5 में से एक ने ध्रुव को उनकी ओर देखते हुए देखा तो वह उस पर जोर से चिल्लाया और उसके चेहरे पर ऐसा भाव था मानो ध्रुव उसकी ओर देखने के भी लायक नहीं है। उस आदमी के उकसावे का सामना करते हुए ध्रुव बस हंस पड़ा। उसने कहा, मुझे कोई शिकायत नहीं है, बस मैं तुम 5 की शक्लें याद रखना चाहता था। हमारी शक्लें याद हैं? तुम्हारा क्या मतलब है? ध्रुव के ये शब्द कहते ही 5 आदमी असमंजस में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आया कि ध्रुव का क्या मतलब था। हाँ, इसलिए क्योंकि मैंने तय कर लिया है कि जब भी मैं तुम 5 को देखूंगा, मैं तुम्हें पीटूंगा। क्या कमीने? क्या कहा? फिर से बोल। लेकिन ठीक इसी समय ध्रुव का शरीर अचानक हिल गया। वह एक तीखे तीर की तरह उन 5 आदमियों की ओर बढ़ा। ध्रुव की हरकत स्थिर लग रही थी। ये वाकई आश्चर्यजनक था। हालांकि उसकी गति बहुत तेज नहीं थी तथा उसकी चाल बहुत हल्की थी, फिर भी उसकी आभा सर्वव्यापी थी।
जैसे आकाश तक पहुंचता हुआ कोई पर्वत, कोई असीमित सागर, कोई जंगली क्रूर बहशु या मृत्यु का कोई क्रूर देवता। ध्रुव के ऐसे आभामंडल के आगे न सिर्फ वे 5 लोग बल्कि चौक पर मौजूद लगभग सभी लोग डर गए। एक एक करके उन्होंने चौंक कर अपने मुंह खोले और ध्रुव को आकाश में उड़ते और अंत में उन 5 आदमियों के सामने उतरते देखा। मगर ये सबसे चौंकाने वाली बात नहीं थी। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि ध्रुव ने सचमुच उन 5 आदमियों पर हमला कर दिया था। और तो और उसके हमले इतने जोरदार थे कि भीड़ की तो कल्पना से भी परे थे। स्लैम 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 स्लैम। ध्रुव की बाहें आगे पीछे घूम रही थीं। पल भर में मुट्ठियों के अनगिनत आकार एक के बाद एक बन गए। मुट्ठियों के आकार की गति इतनी तेज थी कि कोई भी ठीक ठीक बता नहीं पा रहा था कि ध्रुव ने कितनी मुट्ठियां मारी थीं। मगर पल भर में ही उन 5 आदमियों के नाक और मुंह से खून बहने लगा। उनके चेहरों पर चोटों के निशान थे क्योंकि वे चौक से कई मीटर दूर जा गिरे थे। जमीन पर गिरने के बाद उनका रूप भुने हुए सुअर के सिर जैसा लग रहा था। अब उनके चेहरे पर इंसानी चेहरे नहीं थे। ये वाकई एक दुखद और दयनीय दृश्य था। ध्रुव द्वारा एक पल में कुत्ते की तरह पीटे जाने से वे 5 लोग बेहद डर गए। वे जमीन पर लोटने और रेंगने लगे और तेजी से उठने की कोशिश करने लगे। ध्रुव की तरफ देखे बिना ही वे तुरंत चौक से भाग गए। हालांकि ध्रुव की नजरों से ओझल होने से ठीक पहले वे चिल्लाए, साले, हमारा ड्रैगन टाइगर डिवीजन तुम्हें ऐसा करने नहीं देगा। ड्रैगन टाइगर डिवीजन, इसे तो कूड़े कचरे का डिवीजन कहना चाहिए। ध्रुव ने ताना मारा। ड्रैगन टाइगर डिवीजन चाहे जितना भी शक्तिशाली हो, इन 5 आदमियों ने ध्रुव के दिल में खुद को कचरा के रूप में दर्ज करा लिया था। कचरा किस तरह के लोग होते हैं? साधारण लोगों के लिए शायद कचरा वे लोग होते हैं जिनमें योग्यता कम होती है, जो कुछ करने या सीखने में नाकाम रहते हैं। मगर ध्रुव के लिए कचरे की परिभाषा पूरी तरह से अलग थी। ध्रुव के लिए कचरा जरूरी नहीं कि सबसे कमजोर लोग हो, बल्कि वे ऐसे लोग थे जो ताकतवर से डरते थे और कमजोर को धमकाते थे। कुछ लोग होते हैं जो अपने से कमजोर लोगों के सामने ऐसे पेश आते हैं जैसे वे स्वर्ग के राजकुमार हों। चाहे वे बुजुर्ग हों, विकलांग हों या कमजोर व्यक्ति हों, उन्हें मारते समय वे जरा भी परवाह नहीं करते। मगर जब वे खुद से ताकतवर व्यक्तियों के सामने होते हैं तो एक पोते की नजर आते हैं। उनके मुंह पर थूक दिया जाए तब भी वे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करते। इस तरह के लोग ही वे होते हैं जिनसे दूसरे सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। इसलिए ध्रुव को लगता था कि इस तरह के लोग ही समाज के असली घटिया लोग, असली कचरा थे। जहां तक उन 5 आदमियों का सवाल है जिन्हें उसने अभी पीटा था, वे निस्संदेह उसी तरह के लोग थे। उन 5 आदमियों के घटनास्थल से भाग जाने के बाद पूरे चौक में अजीब सी शांति छा गई। हर कोई ध्रुव को स्तब्ध भाव से देख रहा था। ये कैसी हालत थी? ये बदमाश कहां से आया? जिन 5 लोगों को उसने पहले पीटा था, वे न सिर्फ ड्रैगन टाइगर डिवीजन के सदस्य थे, बल्कि रैंक 2 मार्शल किंग भी थे। ये नौजवान सा दिखने वाला बदमाश जो अभी अभी सैनवुड पर्वत पर आया था, अपनी 1 रैंक 1 मार्शल राजा की साधना से 5 रैंक 2 मार्शल राजाओं को तुरंत ही पीट पीट कर अधमरा कर सकता था, जिससे डर कर वे भाग खड़े होते थे। ये कैसी ताकत थी? खासकर जब उन्हें ध्रुव द्वारा उन पर हमला करने से ठीक पहले दिखाए गए दमनकारी आभामंडल की याद आई तो भीड़ ध्रुव से और भी ज्यादा डरने लगी। डर के इस दौर के बाद उन्हें एहसास हुआ कि दक्षिणी सैंडवुड जंगल का ये बदमाश दूसरे शिष्यों से काफी अलग लग रहा था। वो आसानी से डरने वाला नहीं था। सब लोग, क्या आपको हमारे दक्षिणी सैंडवुड जंगल की जीवंतता देखकर मजा आया? अचानक ध्रुव ने अपनी डरावनी और ठंडी तलवार जैसी नजर भीड़ की ओर घुमाई। ये ध्रुव की ऐसी नजरों से देखते ही तमाशा देखने आई भीड़ ने जल्दी से अपने सिर नीचे कर लिए, क्योंकि ध्रुव को आमने सामने देखने की उनकी हिम्मत नहीं थी। पहले जो हुआ था उसके बाद से ही उनके मन में ध्रुव का गहरा डर बैठ गया था। अचानक ध्रुव गुस्से से लाल हो गया और ठंडी आवाज में चिल्लाया, मैं 3 तक गिनूंगा, तुम सब भाग जाओ। 3 तक गिनने के बाद जो भी यहाँ रहेगा मैं उसे रैंक कर घर वापस भेज दूंगा। वुश वुश वुश। ध्रुव के ये शब्द कहते ही भीड़ की हिम्मत नहीं हुई कि अब यहाँ रुका जाए। ध्रुव के हमले से डर के वे सब आसमान में उछल पड़े और तेजी से इस जगह से दूर भागने लगे। पलक झपकते ही सिर्फ ध्रुव और दक्षिणी सैनवुड वन के बाकी लोग ही चौंक पर रह गए। अब 6 बदमाश सीनियर भाइयों के चेहरे पर घबराहट के भाव थे और आंखें भय से भरी हुई थी। वे मूर्ख नहीं थे। इस समय उन्हें पता चल चुका था कि दक्षिणी सैनवुड जंगल से आया इनका ये छोटा भाई ना तो उनके जैसा कोई मामूली इंसान था, ना ही कोई साधारण इंसान, बल्कि वो एक राक्षस स्तर का व्यक्ति था।
सभी राक्षस स्तर के पात्र जब तक उनका विकास सुचारू रूप से चलता रहे, भविष्य में सियानवुड पर्वत में यकीनन एक भूमिका निभाएंगे। इस तरह के लोग ऐसे लोग थे जिन्हें वे कभी भी बेइज्जत करने की हिम्मत नहीं करेंगे। मगर इस समय चाहे वे इच्छुक हों या नहीं, उन्होंने ध्रुव को नाराज कर ही दिया था। इसलिए उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे दोराहे पर फंस गए हों। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। जब उन्होंने ध्रुव को अपनी ओर आते देखा तो वे एक दूसरे की ओर देखने लगे और सिर से पांव तक कांपते हुए एक के बाद एक पीछे हटने लगे। अंत में वे एक एक करके जमीन पर घुटने टेकने लगे और ध्रुव के आगे झुकने लगे और अपनी गलतियां मानने लगे। जूनियर भाई ध्रुव, ये हमारी गलती है, ये सब हमारी गलती है, हम ही गलत हैं। हमें आप सभी को हमारे शाखा शक्ति संगठन में शामिल होने के लिए डराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। कृपया जूनियर भाई ध्रुव उदारता दिखाएं और हम तुच्छ लोगों द्वारा किए गए अपराधों को माफ करें। कृपया हमें छोड़ दें। ऐसा दृश्य देखकर वैंग वई और अन्य लोगों के चेहरे पर कोई आश्चर्य नहीं दिखा। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब से उन्होंने पहली बार ध्रुव को अपनी ताकत का प्रदर्शन करते देखा था, उन्हें भी अपने इन सीनियर भाइयों जैसा ही एहसास हुआ था। मगर जब ध्रुव ने दक्षिणी सियानवुड वन के इन 6 सीनियर भाइयों को देखा तो उसकी भौहें तन गईं। उसके दिल में एक अकथनीय इच्छा पैदा हुई। अंत में उसने बस उन पर एक नजर डाली और कहा, इस सियानवुड पर्वत पर सभी विभिन्न ताकतों के लोग एकत्रित हैं। जहां तक हमारे दक्षिणी सियानवुड वन का प्रश्न है, हम सियानवुड पर्वत की एक महान और असली सहायक ताकत हैं। फिर भी दूसरों ने हमें इतना तुच्छ समझा है, ऐसा क्यों? ध्रुव ने पूछा। निकम्मे 6 बड़े भाइयों ने झुकना बंद कर दिया। उन्होंने सिर नीचे कर लिया और फिर कुछ नहीं बोले, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दें। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा दक्षिणी सियानवुड वन कमजोर है। हर पीढ़ी पिछली पीढ़ी से कमजोर होती जा रही है। हजारों साल बीत जाने के बाद भी हमारे दक्षिणी सियानवुड वन से शिष्य हर साल सियानवुड पर्वत पर आते रहेंगे। आज तक सियानवुड पर्वत पर प्रवेश करने वाले दक्षिणी सियानवुड वन के शिष्यों की संख्या कई हजारों में होगी। फिर भी उनमें से एक भी ताकतवर नहीं बन पाया, एक भी सियानवुड पर्वत की चोटी तक नहीं पहुंच पाया। ये इतना ज्यादा था कि वे पूरे समय असली शिष्यों के बीच में ही रहे। ये बात अन्य 3 सियानवुड वनों की तुलना में खास तौर पर सच है। उनकी तुलना में हमारा दक्षिणी सियानवुड वन और भी ज्यादा बेकार प्रतीत होता है। तुलना के परे सचमुच कमजोर और सियानवुड पर्वत की असली सहायक ताकतों में से एक होने के अपने दावे पर खरा नहीं उतरता। हमें नीचा दिखाने के लिए हम किसे दोषी ठहराएं? हम तो बस खुद को ही दोषी ठहरा सकते हैं। दक्षिणी सियानवुड वन को साफ तौर पर बहुत ऊंचा दर्जा प्राप्त है, फिर भी वो उस दर्जे पर खरा नहीं उतर पाया। अगर दूसरे हमें तिरस्कार की नजर से देखते भी हैं तो वो सही ही होगा। ध्रुव ने धीरे धीरे एक एक शब्द कहा। उसका स्वर बहुत भारी था, लेकिन दक्षिणी सियानवुड वन की असफलता के प्रति गुस्सा भी था। ध्रुव की बात सुनकर सिर्फ 6 बदमाश बड़े भाई ही नहीं, बल्कि वैंग वई और बाकी लोगों ने भी चुपचाप अपने सिर नीचे कर लिए और अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उनके दिलों में अनंत उदासी छा गई। वे अच्छी तरह जानते थे कि ध्रुव ने जो कहा था वो पूरा सच था। अगर दक्षिणी सियानवुड वन एक साधारण 2ym दर्जे की सहायक ताकत होती तो सियानवुड पर्वत पर भेजे गए उनके शिष्य भले ही औसत दर्जे के होते, वे इतनी दयनीय स्थिति में नहीं पहुंचते। मगर दक्षिणी सियानवुड वन को सियानवुड पर्वत की असली सहायक ताकत का दर्जा प्राप्त था। फिर भी इसमें वो ताकत नहीं थी जो एक असली सहायक ताकत में होनी चाहिए। इस कारण इसे जरूरी तौर पर दूसरों द्वारा तिरस्कृत और तुच्छ समझा गया। ध्रुव ने 6 निकम्मे सीनियर भाइयों की ओर देखा और पूछा, हम पर दक्षिणी सियानवुड वन की इज्जत का बोझ है। दक्षिणी सियानवुड वन का ठप्पा हर समय हमारे साथ रहता है। सिर्फ इस ठप्पे से ही दूसरों द्वारा हमें नीचा दिखाने के लिए काफी है। इन सबके साथ क्या इसके ऊपर आंतरिक कलह की भी जरूरत है? क्या आप सभी को लगता है कि हमने यहाँ पर्याप्त सम्मान नहीं खोया है? हमें 6 बदमाश भाई चुप हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या जवाब दें। हम पर दक्षिणी सियानवुड का लेबल लगा होना एक ऐसा सच है जिसे हम में से कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि हम सचमुच दक्षिणी सियानवुड वन के अनुयायी हैं और हमेशा रहेंगे। जहां तक दक्षिणी सियानवुड वन को दूसरों द्वारा नीची नजर से देखे जाने की बात है, ये भी एक सच्चाई है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हमें सच्चाई का पालन करना ही होगा? नहीं, हम में सच्चाई को बदलने में पूरी तरह सक्षम हैं। मगर इस सच को बदलने का तरीका यकीनन अपनी मुट्ठी अंदर की ओर तान कर आंतरिक कलह पैदा करना नहीं है, न ही दूसरों के अपमान को सिर उठाने की हिम्मत किए बिना स्वीकार करना है। ये शब्द कहने के बाद ध्रुव आकाश में उड़ गया और जाने के लिए तैयार हो गया। जहां तक वांग वई, झाओ गेनसुओ और अन्य लोगों का सवाल है, वे भी आकाश में उड़ गए और ध्रुव का साथ देने के लिए तैयार हो गए।
ठीक उसी समय जब ध्रुव और बाकी लोग जाने वाले थे, 6 निकम्मे सीनियर भाइयों ने सिर उठाया और जोर से पूछा, जूनियर भाई ध्रुव, क्या तुम हमें इस सच को बदलने का तरीका बता सकते हो? तरीका बहुत आसान है, अपनी मुट्ठियां कस लो और फिर उन सभी को पीट दो जो हमें नीची नजर से देखते हैं, जब तक कि वे अपना मुंह बंद न कर लें। ध्रुव ने ये शब्द बहुत गंभीरता से कहे। ध्रुव की बात सुनकर 6 निकम्मे बड़े भाई चौंक गए। एक मुश्किल मनोदशा उनके मन में भर गई। उनके शरीर के हर हिस्से में विचार उमड़ने लगे। इस तरह की भावना उन्हें बहुत लंबे समय से महसूस नहीं हुई थी। ये एक ऐसी भावना थी जो उन्हें अक्सर तब महसूस होती थी जब वे दक्षिणी सैंडवुड वन में प्रतिभाशाली माने जाते थे। मगर सैंडवुड पर्वत पर पहुंचने के बाद उस भावना को अनगिनत मानसिक पात्रों ने दबा दिया और फिर मिटा दिया। अगर कोई सचमुच उस भावना का वर्णन करना चाहे जो वे महसूस कर रहे थे, तो वो सचमुच बहुत सरल थी। उत्साहित होना, उनका खून दौड़ना। हाँ, बिल्कुल सही, उनका खून दौड़ रहा था। यही वो एहसास है जो किसी के अंदर लड़ने का जज्बा जगा देता है। कई सालों तक सोने के बाद ये एहसास एक बार फिर से जाग उठा। मगर उन 6 ने कभी सोचा भी नहीं था कि जो शख्स उनके लिए इस एहसास को फिर से जगाएगा, वो असल में दक्षिणी सैंडवुड जंगल का एक छोटा भाई है जो उनसे 20 साल से भी छोटा है। और तो और, इस छोटे भाई ने एक साधारण से वाक्य से उनके लड़ने के जज्बे को फिर से जगा दिया। प्रशंसा, ये एक अंदरूनी प्रशंसा थी। आशा, ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें अपने जीवन की आशा दिख गई हो। चाहे वो प्रशंसा हो या आशा, दोनों का वजूद एक ही व्यक्ति पर था, ध्रुव पर। उस समय जब 6 बदमाश सीनियर भाई असलियत में वापस आए, उन्होंने पाया कि ध्रुव और बाकी लोग पहले ही जा चुके थे। वे वहां से जा चुके थे। ध्रुव और बाकी लोग सुचारू, स्थिर विभाग छोड़ने के तुरंत बाद अपने अपने इलाकों में नहीं लौटे। इसके बजाय वे सभी ध्रुव के इलाके में पहुंच गए। क्या जूनियर भाई ध्रुव, आपने आरोही विभाग से सारे रिश्ते खत्म कर लिए? जूनियर भाई ध्रुव, ये सब मेरी गलती है। अगर मैंने आपसे हमारी मदद करने के लिए नहीं कहा होता, अगर हम ना होते, तो आप आरोही विभाग में शामिल होने का मौका नहीं गंवाते। आरोही विभाग में शामिल न होना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर अभी जूनियर भाई ध्रुव का आरोही विभाग के साथ झगड़ा हो गया है। अगर वे भविष्य में बदला लेने के लिए वापस आ गई तो क्या होगा? हमने जूनियर भाई ध्रुव के लिए वाकई बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। अपने इलाके में लौटकर ध्रुव ने वांगवई और बाकी लोगों को बताया कि उसके और आरोही विभाग के बीच क्या हुआ था। जब उन्हें घटना का पता चला तो वे सब खुद को दोषी मानने लगे। हालांकि उन्हें आरोही विभाग में शामिल न हो पाने की बहुत निराशा थी, लेकिन ये जानकर उन्हें बहुत दुख हुआ कि उन्होंने ध्रुव के आरोही विभाग में शामिल होने के मौकों को बर्बाद कर दिया और उसके लिए एक बड़ा दुश्मन भी खड़ा कर दिया। आखिरकार आरोही विभाग मुख्य क्षेत्र के शाखा शक्ति संगठनों में 10वें स्थान पर था। जहां तक उनके मुखिया लॉन्गचेन यी की बात है, तो वो एक प्रसिद्ध दानव मानसिक पात्र भी था। उन्होंने सैंडवुड पर्वत पर आने से पहले ही लॉन्गचेन यी के प्रसिद्ध नाम के बारे में सुना था। ध्रुव ने दूसरों को दिलासा दिया, सीनियर भाइयों और बहनों, चिंता मत करो, हमारा दक्षिणी सैंडवुड वन अब आरोही संप्रदाय के साथ गठबंधन में है। भले ही आरोही विभाग मुझसे नफरत करता हो, लेकिन गठबंधन और बुजुर्गों की पाबंदियों के बीच वे मेरे साथ क्या करने की हिम्मत कर सकते हैं? क्या ये सच है? अगर आरोही विभाग छोटे भाई ध्रुव के लिए मुश्किलें न खड़ी करे तो वाकई बहुत अच्छा होगा। ध्रुव की बात सुनकर वांगवई और बाकी लोगों के दिलों की आधी चिंताएं दूर हो गईं। उनकी चिंताएं भी काफी कम हो गईं। मगर ये सचमुच अफसोस की बात है कि हमने जूनियर भाई ध्रुव के असेंशन डिवीजन में शामिल होने के मौकों को खत्म कर दिया है। जूनियर भाई ध्रुव की प्रतिभा के साथ अगर आप असेंशन डिवीजन में शामिल हो पाते तो आप यकीनन तेजी से आगे बढ़ते। हो सकता है कि एक दिन जूनियर भाई ध्रुव लॉन्गचेन यी को भी पीछे छोड़कर असेंशन डिवीजन के प्रमुख बन जाएं। किसी ने ध्रुव के असेंशन डिवीजन में शामिल होने के मौकों को खत्म करने के लिए खेद जताया। ठीक इसी समय एक नौकर अंदर आया और ध्रुव को सूचना दी, मालिक, कोई आया है। ध्रुव ने पूछा, ये कौन है? नौकर ने कहा, उसने कहा कि वो तुम्हारा बड़ा भाई है। बड़े भाई? ध्रुव उलझन में था। बाकी लोग भी उलझन में थे। वे सचमुच समझ नहीं पा रहे थे कि ध्रुव को ढूंढने कौन आया होगा, क्योंकि उनके जानने वाले सभी लोग पहले से ही यहां मौजूद थे। तो फिर कोई बड़ा भाई कैसे हो सकता है? छोटे भाई ध्रुव, ये हम हैं। ठीक इसी समय एक आवाज सुनाई दी। उसी समय ध्रुव और बाकियों के सामने 6 आकृतियां प्रकट हुईं। पता चला कि तथाकथित बड़े भाई असल में 6 घटिया बड़े भाई थे। इन 6 को देखकर वांगवई और बाकी लोग नाराज होकर बोले, तुम सबने यहां आने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम्हें लगा कि छोटे भाई ध्रुव ने तुम्हें पर्याप्त नहीं मारा? छोटे भाइयों और बहनों, हम पहले गलत थे, मगर हम यहां कोई समस्या खड़ी करने नहीं आए हैं। हम सचमुच छोटे भाई ध्रुव से कुछ मांगना चाहते हैं। 6 निकम्मे सीनियर भाइयों ने कहा। ध्रुव ने वांगवई और बाकियों को चुप रहने का इशारा किया। फिर उसने कहा, क्या चाहते हो, बोलो। जूनियर भाई ध्रुव, कृपया मेरी बात सुनिए। मैं फैंग तुओ हाई हूं।
जिस समय मैंने जैनवुड पर्वत में प्रवेश किया था, उस समय मैं यकीनन कोई निम्न स्तरीय इंसान नहीं था, न ही मैं कोई कम महत्वाकांक्षा वाला व्यक्ति था। सिर्फ इसलिए कि मैंने किसी को ठेस पहुंचाई थी, कोई भी शाखा शक्ति संगठन मुझे सहारा देने को तैयार नहीं था। मैं इस मुख्य क्षेत्र में बदमाशी का शिकार बन गया। मिशन करते समय भी मुझे दूसरों द्वारा बाधाएं पहुंचाई जाती थीं, जिससे मेरे मिशन बार बार नाकाम हो जाते थे। मजबूर होकर मैंने सुचारू स्थिर विभाग की स्थापना की। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सुचारू स्थिर विभाग, उस समय मेरा सारा उत्साह खत्म हो चुका था और मैं सिर्फ शांति चाहता था। मुझे उम्मीद थी कि अपना खुद का शाखा शक्ति संगठन बनाकर मैं ज़्यानवुड पर्वत पर अपने बाकी बचे साल सुचारू और स्थिर रूप से बिता पाऊंगा। 20 साल बीत गए हैं। ज़्यानवुड पर्वत पर मेरा समय वाकई सुचारू और स्थिर था, हालांकि यह समय दूसरों के अपमान के बीच बीता। इस शांति की जगह बेइज्जती सहनी पड़ी। 20 साल हो गए हैं, हमारा सुचारू स्थिर विभाग 20 सालों से अस्तित्व में है, फिर भी हमारे पास केवल 6 सदस्य हैं। मैं सचमुच नहीं चाहता था कि ऐसे ही चलता रहे, इसीलिए मैंने आप सभी को धमकाकर अपने सुचारू स्थिर विभाग में शामिल होने के बारे में सोचा था। सुचारू स्थिर विभाग के प्रमुख फैंग तुओ हाई ने लाचारी के भाव से कहा, चाहे आपके पास जो भी बहाना हो, उसी स्कूल के जूनियर्स को धमकाना गलत है। आपको अपनी गलतियों से खुद को बचाने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे मैं आपसे और भी नफरत करने लग जाऊंगा। सचमुच जूनियर भाई ध्रुव, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। मैं गलत हूं। ये ऐसी चीज है जिसे बदला नहीं जा सकता। मैंने ये सब बातें अपनी गलतियों से खुद को मुक्त करने के लिए नहीं कही हैं। मैं बस ऐसे ही आगे नहीं बढ़ना चाहता। आज मुझे उम्मीद दिखी है जूनियर भाई ध्रुव, मुझे आप पर उम्मीद दिखी है। इसीलिए मैं छोटे भाई ध्रुव से अनुरोध करता हूं कि वे हमारे सुचारू स्थिर विभाग में शामिल हों। मैं आपको अपना प्रमुख पद सौंपने को तैयार हूं। कृपया हमें और ज्यादा ताकत दें। इतना कहते कहते फैंग तुओ हाई अचानक भावुक हो गए और पुटुंग की आवाज के साथ सीधे जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए। जूनियर भाई ध्रुव, हम आपसे विनती करते हैं, हमारे दक्षिणी स्यानवुड वन के शिष्यों के साथ दुर्व्यवहार ही असली वजह है कि स्यानवुड पर्वत पर हमारा उभर पाना इतना कठिन है। फिलहाल दक्षिणी स्यानवुड वन के बहुत से शिष्य अभी भी किसी भी शाखा संगठन शक्ति में शामिल नहीं हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वे किसी में शामिल नहीं होना चाहते, बल्कि ऐसा है कि कोई भी उन्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मगर अगर आप हमारे सुचारू स्थिर विभाग के प्रमुख बनना चाहते हैं, तो आप जैसे ताकतवर व्यक्ति के हमारे प्रमुख बनने पर हम मानते हैं कि हमारे साथी शिष्य भी सुचारू स्थिर विभाग में शामिल होने के लिए तैयार होंगे। उस समय हमारे दक्षिणी स्यानवुड वन के शिष्य स्यानवुड पर्वत पर बिना किसी मकसद के नहीं रुकते थे। कम से कम हमारे कमजोर भाई बहनों, जिन्हें दूसरों ने किनारे कर दिया था, के लिए घर तो होगा। उसी समय बाकी 5 निकम्मे सीनियर भाई भी जमीन पर घुटने टेक कर ध्रुव से विनती करने लगे। इस पल ध्रुव का दिल बहुत भावुक हो गया। उसने उन 6 का ध्यान से निरीक्षण किया और पाया कि उनकी आंखों में एक तीव्र लालसा थी। यह कई वर्षों के उत्पीड़न के बाद अपनी स्थिति बदलने की लालसा थी। इस समय किसी वजह से ध्रुव की इन 6 दुष्ट भाइयों के प्रति नफरत कम हो गई, साथ ही उससे उन पर दया भी आने लगी। इंसान होने के नाते किसके अंदर गर्व और चरित्र नहीं होता? कोई भी दूसरे की सेवा करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। हालांकि जैसा कि कहावत है, छत के नीचे होने पर सिर झुकाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। लोगों ने हमेशा विरोध करने की कोशिश की है, मगर वे अपने आसपास की क्रूरतम सच्चाई से तब तक हारते रहे जब तक उनके पास सिर झुकाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। जहां तक इन 6 निकम्मे सीनियर भाइयों की बात है, तो वे साफ तौर पर इसी तरह के लोग थे। उनकी बातों से ध्रुव समझ गया कि दक्षिणी स्यानवुड वन में उनके जैसे और भी कई शिष्य थे, बस वे शिष्य उनके जितने साहसी भी नहीं थे। कम से कम इन 6 निकम्मे सीनियर भाइयों में दूसरे शाखा संगठन ताकतों द्वारा धकेले जाने के बाद अपनी शाखा संगठन ताकत स्थापित करने का साहस तो था ही। हालांकि दक्षिणी स्यानवुड वन के जिन दूसरे शिष्यों को किनारे कर दिया गया था, उनमें शाखा संगठन ताकत स्थापित करने का साहस भी नहीं था और वे भेड़ियों के झुंड की तरह मुख्य क्षेत्र में बिना किसी मकसद के घूमते रहे, ना तो इंसान और न ही भूत प्रेत जैसे, जो कि असली निचले स्तर के लोग थे। जूनियर भाई ध्रुव, चूंकि आरोही विभाग अब हमें सहारा देने के लिए तैयार नहीं है, दूसरे शाखा संगठन शक्तियों में शामिल होने के बजाय और दूसरों के साथ रहने के बजाय हम क्यों नहीं
इस समय वांग वई और अन्य लोग भी ध्रुव की ओर मुड़ गए थे। असल में वे भी चाहते थे कि ध्रुव अपना शाखा संगठन शक्ति स्थापित करे। हालांकि साथ ही वे बहुत दुविधा में भी थे। आखिरकार ध्रुव उनसे अलग था और उसमें खास प्रतिभा थी। ध्रुव की ताकत को देखते हुए इस मुख्य क्षेत्र में शायद कई शाखा संगठन ताकत थे जो उसे स्वीकार करने के लिए तैयार थे। अपना खुद का शाखा संगठन शुरू करना किसी शक्तिशाली शाखा संगठन में शामिल होने से कहीं कमतर था। भले ही ये उनके लिए फायदेमंद हो सकता था, लेकिन ध्रुव के लिए ये ज्यादा फायदेमंद नहीं होता। अंततः ध्रुव बोला, इस मामले को छोड़ दो, मैं इसे सहमत नहीं हूंगा। ध्रुव के ये शब्द कहते ही सबके शरीर अकड़ गए और उनके चेहरे पर निराशा के भाव छा गए। उनकी सूरत पिचकती गेंदों जैसी हो गई थी। धीरे धीरे उन्होंने अपने सिर नीचे कर लिए। इस पल महल का हॉल खामोश हो गया और निराशा और दुख छा गया। हालांकि उन्होंने अंदाजा लगाया था कि ध्रुव उन्हें अस्वीकार कर सकता है। हालांकि वे जानते थे कि ध्रुव का उन्हें अस्वीकार करना पूरी तरह से सही था। फिर भी जब ध्रुव ने सचमुच उन्हें अस्वीकार कर दिया, तब भी वे अपनी निराशा को नहीं रोक पाए। इस समय वे भेड़ियों के एक झुंड की तरह लग रहे थे जिसने अपना नेता खो दिया हो। हालांकि वे कमजोर नहीं थे, लेकिन मजबूत भी नहीं थे। जानवरों से भरे इस जंगल में उन्होंने उस एकमात्र व्यक्ति को खो दिया था, दिया जिस पर वे निर्भर थे और अपनी राह भूल गए थे। उनका भविष्य अब पूरी तरह से अनजान था। भीड़ के निराश भाव देखकर ध्रुव ने अपना मुंह खोला और शरारती अंदाज में हंसा। उसने कहा, लेकिन अगर तुम 6 लोग इस सुचारू स्थिर विभाग को भंग करने को तैयार हो तो तुम्हें मेरे डिवीजन में शामिल होने की इजाजत है। तुम्हारे साथ छोटे भाई ध्रुव? मतलब? ये शब्द सुनकर सब हैरान रह गए। उसके बाद उनके चेहरों पर खुशी के भाव उभर आए, क्योंकि ध्रुव की बातों से उन्हें उसके इरादे समझ आ गए थे। मुझे लगता है कि आप सभी ने जो कहा है वो सही है। किसी और के शाखा शक्ति संगठन में शामिल होने के बजाय हमारे लिए अपना खुद का संगठन स्थापित करना बेहतर है। हालांकि मैं जिस शाखा शक्ति संगठन की स्थापना करना चाहता हूं, वो यकीनन एक ऐसा सुचारू और स्थिर विभाग नहीं है जो सिर्फ स्थिर शांति चाहता हो। मैं जिस शाखा शक्ति संगठन की स्थापना करूंगा, वो दक्षिणी सैनवुड वन के अनुयायियों को मुख्य क्षेत्र के निचले स्तर से शिखर तक ले जाएगा। सैनवुड माउंटेन के मुख्य क्षेत्र की कई हजार शाखा शक्ति संगठनों में से सबसे महान अस्तित्व बनना, यही मेरा लक्ष्य है। अगर देवता हमारा रास्ता रोक रहे हैं तो हम देवताओं को मार देंगे। अगर बुद्ध हमारा रास्ता रोक रहे हैं तो हम बुद्धों को मार देंगे। जो कोई भी मेरा रास्ता रोकने की हिम्मत करेगा, मैं असुर बन जाऊंगा और उन सभी का वध कर दूंगा। इस प्रकार मैं अपने इस शाखा शक्ति संगठन का नाम असुर मंडल रख रहा हूं। असुर मंडल? जूनियर भाई ध्रुव, क्या तुम सच में यही चाहते हो? ध्रुव की बात सुनकर भीड़ में बहुत ज्यादा उत्साह भर गया। हालांकि उन्हें ऐसी स्थिति की आशंका थी, फिर भी जब यह हकीकत बन गई तो वे खुद को रोक नहीं पाए। ऐसा इसलिए था क्योंकि ध्रुव ने जो कहा वो सिर्फ ध्रुव की ख्वाहिशें ही नहीं थी, बल्कि दक्षिणी सैनवुड वन के शिष्यों की आशा भी थी। दक्षिणी सैनवुड वन के शिष्यों के रूप में उनमें से कौन ऐसा नहीं था जो ताकत में आकर उन सभी लोगों से आदर और सम्मान का व्यवहार करवाना नहीं चाहता था जो उन्हें तुच्छ समझते थे। हालांकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके दक्षिणी सैनवुड वन के अनुयायियों द्वारा स्थापित एक शाखा शक्ति संगठन मुख्य क्षेत्र में सर्वोच्च ताकत बन जाएगा। सर्वोच्च ताकत होने का क्या मतलब था? इसका मतलब था सबसे शक्तिशाली बनना। ये सचमुच बहुत बड़ा लक्ष्य था। हालांकि किसी अनजान वजह से जब ध्रुव ने ये शब्द कहे तो उन्हें जरा भी संदेह नहीं हुआ, बल्कि उन सभी ने इस पर विश्वास कर लिया। ऐसा लग रहा था मानो ध्रुव के नेतृत्व में वे सचमुच मुख्य क्षेत्र में सबसे मजबूत शाखा शक्ति संगठन बन जाएंगे। मैं ध्रुव ऐसे मामलों में कभी मजाक नहीं करता। चेहरे पर मुस्कान लिए ध्रुव ने 6 बदमाश सीनियर भाइयों की ओर देखा और पूछा, तुम सब क्या सोचते हो? क्या तुम सब मेरे असुर मंडल में शामिल होने को तैयार हो? हम तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं। मैं घोषणा करता हूं कि हमारा सुचारू स्थिर विभाग आज इसी पल भंग कर दिया जाएगा। आप सभी को, क्या आपको कोई आपत्ति है? फैंग टोहाई ने बाकी 5 की ओर देखा। कोई आपत्ति नहीं। बाकी 5 ने अपने सिर जोर से हिलाए। इसके बाद उन्होंने एक साथ ध्रुव की ओर देखा और कहा, हम असुर मंडल में शामिल होने और छोटे भाई ध्रुव का साथ देने को तैयार हैं। छोटे भाई ध्रुव? अब उन्हें प्रमुख कहने का समय आ गया है ना? ठीक इसी समय वांग वई ने मीठी हंसी हंसी और फिर आश्चर्यजनक रूप से ध्रुव की तरफ एक बड़ा सा सम्मानजनक इशारा किया। वांग वई प्रमुख ध्रुव को अपना सम्मान देती है। हम प्रमुख ध्रुव को अपना सम्मान देते हैं। इसके तुरंत बाद अन्य लोगों ने भी ध्रुव के प्रति सम्मान के भव्य संकेत दिखाए, ये दर्शाने के लिए कि वे ध्रुव के असुर मंडल में शामिल होने के इच्छुक हैं। उनकी प्रतिक्रियाएं कुछ ऐसी थी जिनका ध्रुव को पहले से ही अंदाजा था, फिर भी वो मन ही मन भावुक हो गया।
क्योंकि ये उसके असुर विभाग की स्थापना की पहली तारीख थी और साथ ही उसका पहला कदम भी। हालांकि असुर विभाग की मौजूदा स्थिति बहुत छोटी थी, ध्रुव असुर के नाम पर खरा नहीं उतरना चाहता था।